ये वीडियो बहुत गहरी और लंबी होने वाली है। इस वीडियो के पहले 20 मिनट एडोल्फ हिटलर के बचपन, उसकी स्कूलिंग और उसके संघर्ष स्ट्रगल के बारे में है। अगर आप सिर्फ वॉर और एक्शन में इंटरेस्टेड हैं, तो आप वीडियो को 20 मिनट स्किप कर सकते हैं। लेकिन मेरा सुझाव है कि आप इसे पूरा देखें। जमीन के 30 फीट नीचे, कंक्रीट के एक बंकर के बाहर सोवियत सैनिकों को एक जली हुई लाश मिली। यह लाश उस आदमी की थी जिसने दुनिया को इतिहास के सबसे खूनी युद्ध में धकेल दिया था, जिसने 60 लाख यहूदियों का व्यवस्थित कत्ल करवाया और जिसने अपने ही देश को राख के ढेर में बदल दिया। लेकिन यह आदमी हमेशा से राक्षस नहीं था। कभी यह एक बच्चा था जिसके पास सपने थे, एक संघर्ष करता हुआ कलाकार, स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट, एक सजा हुआ सैनिक, तो फिर एक असफल पेंटर इतिहास का सबसे बड़ा तानाशाह कैसे बन गया? एक ऑस्ट्रियाई आवारा लाखों लोगों की मौत का आर्किटेक्ट कैसे बन गया? जवाब किसी भविष्यवाणी में नहीं, बल्कि एक परफेक्ट स्टॉर्म में छिपा है। निजी आघात, ट्रॉमा, ऐतिहासिक हालात और इंसानी फितरत का सबसे काला रूप। यह कहानी एक विलेन की नहीं, बल्कि एक इंसान के राक्षस बनने की प्रक्रिया है। जन्म और विरोधाभास, बाप का कोड़ा, मां का आंचल। 20 अप्रैल 1889, ऑस्ट्रिया जर्मनी बॉर्डर पर एक छोटे से शहर ब्रॉनाउ एम इन में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया एडोल्फ। हिटलर का घर दो विरोधाभासों, कॉन्ट्रास्ट्स की दुनिया था। पिता अलोइस हिटलर, एक सख्त कस्टम अधिकारी, वह नाजायज पैदा हुआ था, अलोइस शिकल ग्रुबर, और 39 साल की उम्र में उसे हिटलर नाम मिला था। अपनी वैधता साबित करने के लिए वह अनुशासन और नियंत्रण का भूखा था। वह घर में तानाशाही चलाता था। मां क्लारा हिटलर, वह अपने पति से 23 साल छोटी थी और पहले उनकी नौकरानी थी। वह कोमल थी। एडोल्फ से पहले उसके 3 बच्चे मर चुके थे, इसलिए वह एडोल्फ को लेकर अंधविश्वास की हद तक सुरक्षात्मक थी। नन्हे एडोल्फ ने 2 ही चीजें देखी, बाप की क्रूरता और मां का दम घोंटू प्यार। इसने उसके व्यक्तित्व को हमेशा के लिए तोड़ दिया। वह बड़ा होकर इन्हीं 2 ध्रुवों के बीच झूलता रहा, क्रूर तानाशाह और प्यार का भूखा बच्चा। लिंज के साल, विद्रोह और राष्ट्रवाद का बीज। 15 साल की उम्र तक आते आते एडोल्फ एक विद्रोही बन चुका था। लिंज के स्कूल में उसे अपनी कमियों का एहसास हुआ। उसे लगा था कि वह जीनियस है, लेकिन वह पढ़ाई में औसत, मेडियोकर था। मेहनत करने के बजाय उसने फैंटेसी की दुनिया बना ली। वह घंटों तक लिंज शहर को दोबारा बनाने के नक्शे, आर्किटेक्चरल प्लान्स बनाता रहता। यहीं पर उसे अपने जीवन का पहला हीरो मिला, उसका इतिहास शिक्षक लियोपोल्ड पोश। पोश एक कट्टर जर्मन राष्ट्रवादी, पैन जर्मन नेशनलिस्ट था। उसने एडोल्फ को सिखाया कि जर्मन लोग सर्वश्रेष्ठ हैं और ऑस्ट्रियाई साम्राज्य भ्रष्ट है, क्योंकि उसमें बहुत सारी नस्लें मिली हुई हैं। एडोल्फ को अपनी नाकामियों का बहाना मिल गया। उसने ऑस्ट्रियाई सर्वस के बजाय हेल कहकर दोस्तों का स्वागत करना शुरू कर दिया। घर में युद्ध छिड़ा हुआ था। पिता एलोइस चाहते थे कि बेटा सिविल सर्वेंट बने। बेटा चाहता था कि वह कलाकार, आर्टिस्ट बने। बाप उसे पीटता और बेटा और ज्यादा जिद्दी हो जाता। लेकिन फिर 3 जनवरी 1903 को एलोइस हिटलर अचानक मर गया। एडोल्फ 13 साल का था। उसने अपनी आजादी महसूस की। बाप के मरने के बाद एडोल्फ पूरी तरह बेलगाम हो गया। 16 साल की उम्र में उसने स्कूल छोड़ दिया। अगले 2 साल उसने आलस में बिताए। वह दोपहर तक सोता, ओपेरा देखता और अपने दोस्त अगस्त कुबिजेक को कला और आर्किटेक्चर पर घंटों भाषण देता। वह अपनी आवाज का जादू, ऑरेटरी स्किल्स, अपने दोस्त पर आजमा रहा था। इसी दौरान उसका पागलपन, डिल्यूशन, सामने आया। उसे स्टेफनी इसाक नाम की एक लड़की से प्यार हो गया। वह उसे दूर से देखता, उसके लिए कविताएं लिखता और अपने दोस्त को बताता कि वे शादी करेंगे। हकीकत क्या थी? उसने स्टेफनी से कभी एक शब्द भी नहीं बोला।
जब कुबिज़ेक ने कहा कि बात करो तो एडोल्फ भड़क गया। बात करना तुच्छ है, हमारी रूहें जुड़ी हुई हैं। एडोल्फ हकीकत से भागकर फंतासी में जीना पसंद करता था। यही आदत आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए घातक साबित हुई। एडोल्फ को लगा कि वह महान कलाकार बनने के लिए पैदा हुआ है। 1907 में वह वियना गया, लेकिन किस्मत ने दूसरा खेल खेला। उसकी मां क्लारा को ब्रेस्ट कैंसर हो गया। इलाज करने वाला डॉक्टर एक यहूदी जू था, डॉक्टर एडवर्ड ब्लॉक ने बाद में कहा, मैंने कभी किसी बेटे को अपनी मां की सेवा करते हुए इतना भावुक नहीं देखा। एडोल्फ अपनी मां के बिस्तर के पास सोता, उसकी देखभाल करता। यह शायद उसके जीवन का एकमात्र समय था जब उसने किसी के लिए सच्ची करुणा, कंपैशन दिखाई। 21 दिसंबर 1907 क्लारा की मौत हो गई। एडोल्फ 18 साल का था और अब दुनिया में बिल्कुल अकेला। ब्लॉक ने लिखा, मैंने अपने पूरे करियर में किसी को दुख से इतना टूटा हुआ नहीं देखा जितना एडोल्फ हिटलर को। मां मर चुकी थी, बाप मर चुका था, जेब में कुछ पैसे और दिल में महान कलाकार बनने का वहम लिए। एडोल्फ अब वियना की तरफ मुड़ा। उसे नहीं पता था कि वियना उसे कलाकार नहीं बल्कि एक राक्षस बनाएगा, और जिस यहूदी डॉक्टर के आगे वह रोया था, एक दिन वह उसी की नस्ल को मिटाने का फरमान जारी करेगा। मां की कब्र पर आखिरी बार रोने के बाद एडोल्फ ने लिंज छोड़ दिया। उसने सबको कहा, मैं वियना जा रहा हूं एक महान कलाकार बनने। हकीकत में वह एक जिद्दी, अनुशासनहीन और बिना किसी हुनर वाला लड़का था। वह वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी, पहुंचा। जेब में विरासत के कुछ पैसे थे और दिल में अहंकार। उसने सीधे वियना एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में आवेदन किया। यह देश का सबसे प्रतिष्ठित आर्ट स्कूल था। 113 लोगों ने एग्जाम दिया। एडोल्फ को यकीन था कि वह टॉप करेगा, लेकिन जब रिजल्ट आया, एडोल्फ का नाम नहीं था। प्रोफेसर ने उसकी ड्राइंग देखकर कहा, तुम्हारे अंदर पेंटर बनने का कोई हुनर नहीं है, तुम आर्किटेक्चर ट्राई करो। यह अस्वीकृति, रिजेक्शन, एक हथौड़े की तरह पड़ी। एडोल्फ ने यह बात किसी को नहीं बताई। वह झूठ बोलता रहा कि वह आर्ट स्टूडेंट है। उसने अपने दोस्त अगस्त कुबिज़ेक के साथ रूम शेयर किया। कुबिज़ेक संगीत पढ़ रहा था और एडोल्फ बस आवारागर्दी कर रहा था। वह रात में ओपेरा देखता और दिन में पार्कों में घूमकर बड़ी बड़ी इमारतों के नक्शे बनाता जो कभी बनने वाले नहीं थे। दूसरी हार और सड़क पर आना। सितंबर 1908। एडोल्फ ने दोबारा कोशिश की। इस बार उसे एग्जाम देने भी नहीं दिया गया। उसका पोर्टफोलियो इतना खराब था कि उसे गेट से ही लौटा दिया गया। अब उम्मीद खत्म हो चुकी थी। उसने अपने दोस्त कुबिज़ेक से संपर्क तोड़ लिया। पैसे खत्म हो रहे थे, लेकिन उसका अहंकार, ईगो इतना बड़ा था कि उसने नौकरी नहीं की। उसे लगता था कि मजदूरी करना एक जीनियस की शान के खिलाफ है। धीरे धीरे वह गरीबी के दलदल में धंसता गया। उसने अपने कपड़े बेच दिए। वह पार्कों में सोने लगा। सर्दियों की रातें। 1909। भविष्य का तानाशाह वियना की बर्फीली सड़कों पर एक फटे हुए ओवरकोट में कांप रहा था। विडंबना देखिए, यह कोट उसे एक यहूदी पुराने कपड़ों के व्यापारी ने दिया था। मेल्डेमनस्ट्रास हॉस्टल, नफरत की प्रयोगशाला, भूख से मरने की हालत में एडोल्फ ने बेघर आश्रय, होमलेस शेल्टर में शरण ली। वहां उसे नहाने को मिला और सूप मिला। 1910 में वह मेल्डेमनस्ट्रास हॉस्टल में शिफ्ट हो गया। मजे की बात यह है कि इस हॉस्टल का खर्चा ज्यादातर यहूदी परोपकारी, जूइश फिलैंथ्रोपिस्ट्स उठाते थे। यहीं पर उसकी मुलाकात राइनहोल्ड हानिश से हुई। हानिश ने उसे सलाह दी, तुम पेंटिंग अच्छी करते हो, पोस्टकार्ड बनाकर बेचो। एडोल्फ ने पोस्टकार्ड पेंट करना शुरू किया। वह दिन भर पेंटिंग करता और शाम को राजनीति पर भाषण देता। वह इमारतों की हूबहू नकल उतार सकता था।
लेकिन उसकी पेंटिंग्स में इंसान नहीं होते थे। जब किसी ने पूछा क्यों, तो उसने कहा, क्योंकि इंसान मुझे घिनौने लगते हैं। जहर घुलना शुरू होता है। द आइडियोलॉजी। वियना उस समय नस्लीय तनाव, एथनिक टेंशन से उबल रहा था। शहर में चेक, पोलिश, हंगेरियन और यहूदी भरे हुए थे। एडोल्फ को अपनी नाकामियों का कारण मिल गया। उसने सस्ते एंटी सेमिटिक पैम्फलेट पढ़ने शुरू किए। उसने मेयर कार्ल लूगर को सुना, जो यहूदियों के खिलाफ भाषण देकर चुनाव जीतता था। एडोल्फ ने एक थ्योरी बनाई, मैं फेल नहीं हुआ हूं, मुझे सिस्टम ने फेल किया है और यह सिस्टम यहूदी चला रहे हैं। उसने यहूदियों को सिर्फ धर्म नहीं, बल्कि एक नस्लीय बीमारी, बायोलॉजिकल पॉइजन मानना शुरू कर दिया। वह हॉस्टल के कॉमन रूम में खड़े होकर पागलों की तरह चिल्लाता, जर्मन नस्ल को शुद्ध करना होगा, हमें कमजोरों को वैसे ही खत्म करना होगा जैसे कुदरत करती है। लोग उसे पागल समझते थे। किसी को नहीं पता था कि यह पागलपन एक दिन कानून बन जाएगा। वियना से म्यूनिख भागना। 1913 तक एडोल्फ 24 साल का हो चुका था। उसे ऑस्ट्रियाई सेना में भर्ती होने का डर था। वह उन कमजोर नस्लों के साथ नहीं लड़ना चाहता था। मई 1913 में वह वियना छोड़कर म्यूनिख, जर्मनी भाग गया। जब वह ट्रेन में बैठा तो उसके पास कोई करियर नहीं था, कोई परिवार नहीं था, कोई दोस्त नहीं था। बस एक चीज थी, नफरत। लेकिन दुनिया बदलने वाली थी। कुछ ही महीनों में एक गोली चलेगी और प्रथम विश्व युद्ध भी शुरू होगा। यह युद्ध उस बेकार, आवारा और असफल पेंटर को वह चीज देगा जिसे वह पूरी जिंदगी ढूंढ रहा था, मकसद। मई 1913 एडोल्फ हिटलर वियना से भागकर म्यूनिख आ गया। वह पुलिस से छिप रहा था। क्यों? क्योंकि वह ऑस्ट्रियाई सेना में भर्ती नहीं होना चाहता था। वह उन मिश्रित नस्लों, मिक्स्ड रेसेस के साथ खड़ा नहीं होना चाहता था। वह एक भगोड़ा था। लेकिन जनवरी 1914 में पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसे सॉल्जबर्ग ले जाया गया। वहां उसका मेडिकल टेस्ट हुआ और रिपोर्ट क्या आई? हथियार उठाने के लिए बहुत कमजोर, टू वीक टू बेयर आर्म्स। सोचो, जिस आदमी ने बाद में दुनिया की सबसे खूंखार सेना वेयरमख्त बनाई, उसे डॉक्टरों ने बंदूक उठाने के लायक भी नहीं माना था। उसे छोड़ दिया गया। 1914 युद्ध का उन्माद, दी एक्सटेसी। अगस्त 1914 प्रथम विश्व युद्ध WWI की घोषणा हुई। म्यूनिख के ओडियंस प्लात्स में हजारों लोग जमा थे। वहां भीड़ में एक चेहरा था, एडोल्फ हिटलर। एक मशहूर तस्वीर में उसका चेहरा दिखता है। वह डर नहीं रहा था। उसकी आंखों में धार्मिक उन्माद, एक्सटेसी था। बाकी दुनिया के लिए यह त्रासदी थी, लेकिन हिटलर के लिए यह मुक्ति, सैल्वेशन थी। उसने बवेरियन सेना, लिस्ट रेजिमेंट में नाम लिखाया। जो आदमी सिविलियन लाइफ में जीरो था, उसे सेना में अपना मकसद, पर्पस मिल गया। मासूमों का नरसंहार, मैसेकर ऑफ द इनोसेंट्स। अक्टूबर 1914 बेल्जियम। हिटलर की रेजिमेंट को सीधे युद्ध के मुंह में झोंक दिया गया। यप्रे की लड़ाई, बैटल ऑफ यप्रेस। इसे जर्मन इतिहास में किंडरमोर्ड बे यीपन, मासूमों का नरसंहार कहा जाता है। आंकड़े देखिए, हिटलर की रेजिमेंट में 300-600 सैनिक गए थे। सिर्फ 4 दिन बाद केवल 611 सैनिक जिंदा बचे थे। बाकी सब मशीनगनों के सामने काट दिए गए। हिटलर बच गया। जहां दूसरे सैनिक डर से कांपते थे, हिटलर को वहां घर जैसा महसूस हुआ। वह रेजिमेंटल रनर, मैसेंजर बना। उसका काम था गोलियों की बारिश के बीच दौड़कर संदेश पहुंचाना। वह अकेला रहता था। साथ ही सैनिक उसे सफेद कौआ, व्हाइट क्रो कहते थे। क्यों? उसे घर से कभी कोई चिट्ठी नहीं आती थी। वह कभी औरतों की बात नहीं करता था। वह कभी खाने या कीचड़ की शिकायत नहीं करता था। उसका एक ही दोस्त था, फॉक्सल। फॉक्सल एक आवारा कुत्ता जिसे उसने पाला था।
वह इंसानों से ज्यादा उस कुत्ते को प्यार करता था। हिटलर एक कट्टर सैनिक था। 1916 में सोम की लड़ाई, बैटल ऑफ द सोम में उसके बाएं जांघ में गोली लगी। अस्पताल में उसने देखा कि जर्मनी के लोग युद्ध से थक चुके हैं, लेकिन वह वापस मोर्चे पर जाना चाहता था। 1918 में उसे जर्मन सेना का सबसे बड़ा सम्मान मिला, आयरन क्रॉस, फर्स्ट क्लास। एक कॉर्पोरल के लिए यह मेडल मिलना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन यहां इतिहास का सबसे बड़ा मजाक, आयरनी देखिए। जिस अफसर ने हिटलर के लिए इस मेडल की सिफारिश की थी वह ह्यूगो गटमैन था, और ह्यूगो गटमैन एक यहूदी जू था। हिटलर ने बाद में इस सच को छिपाने की पूरी कोशिश की। वह यहूदी जिसने उसे सम्मानित करवाया, उसी की कौम को वह मिटाने वाला था। मस्टर्ड गैस और अंधेरा। अक्टूबर 1918, युद्ध खत्म होने वाला था। जर्मनी हार रहा था। बेल्जियम में एक ब्रिटिश गैस अटैक हुआ, मस्टर्ड गैस। यह गैस चमड़ी जला देती है और आंखों को अंधा कर देती है। हिटलर इसकी चपेट में आ गया। उसकी आंखों की रोशनी चली गई। वह दर्द से चीखता रहा। उसे बर्लिन के पास पासेवॉक अस्पताल ले जाया गया। वहां अंधेरे में लेटे हुए, आंखों पर पट्टियां बांधे हुए, उसे एक खबर मिली जिसने उसे अंदर से तोड़ दिया। जर्मनी ने सरेंडर कर दिया है। हम युद्ध हार गए। हिटलर रोया, लेकिन यह दुख के आंसू नहीं थे, यह गुस्से के आंसू थे। अंधेरे में लेटे उस अंधे सैनिक के दिमाग में एक आवाज गूंजी, हम हारे नहीं हैं, हमें धोखा दिया गया है। यहूदियों और कम्युनिस्टों ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। उस अस्पताल के बिस्तर पर कॉर्पोरल हिटलर मर गया और एक नया एडोल्फ हिटलर पैदा हुआ जो अब बदला लेना चाहता था। अगले भाग में द अवेकनिंग। अस्पताल से निकलकर वह राजनीति में कैसे आया, कैसे उसे पता चला कि उसके पास एक जादुई आवाज है। 10 नवंबर 1918, पासेवॉक अस्पताल, बर्लिन के पास एक पादरी पास्टर कमरे में आया और उसने वह खबर सुनाई जिसने हिटलर की दुनिया खत्म कर दी। कैसर विल्हेम ने गद्दी छोड़ दी है। जर्मनी एक गणतंत्र रिपब्लिक बन गया है। हम युद्ध हार गए। हिटलर के लिए यह सदमा मस्टर्ड गैस से भी ज्यादा गहरा था। उसे दूसरा अंधापन, सेकेंड ब्लाइंडनेस हुआ। यह शारीरिक नहीं, मनोवैज्ञानिक, साइकोसोमैटिक था। उसका दिमाग हकीकत को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वह अपनी तकिया में मुंह छिपाकर रोया लाखों मरे हुए सैनिकों के लिए नहीं, बल्कि जर्मनी के पतन के लिए। उसने दावा किया कि उसी रात उसे एक दैवीय दर्शन, विजन हुआ। आवाजों ने उससे कहा, जर्मनी को फिर से महान बनाओ। सच्चाई यह थी कि उसका नाजुक दिमाग, फ्रैजाइल साइक, टूट चुका था। युद्ध ने उसे पहचान दी थी। अब वह फिर से कुछ नहीं, नोबडी होने वाला था। उस अंधेरे कमरे में 30 साल के कॉर्पोरल ने एक पवित्र कसम, सेक्रेड वाव खाई। मैं राजनीति में जाऊंगा। मैं उन गद्दारों को सजा दूंगा जिन्होंने जर्मनी की पीठ में छुरा घोंपा है। म्यूनिख में अराजकता, लाल झंडा और यहूदी चेहरा। नवंबर 1918, म्यूनिख। हिटलर वापस लौटा, लेकिन म्यूनिख अब वह शहर नहीं था जिसे वह जानता था। वहां क्रांति हो चुकी थी। राजा को हटा दिया गया था, और इस क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? कर्ट आइसनर, एक यहूदी पत्रकार। हिटलर के लिए उसका वियना वाला षड्यंत्र सिद्धांत, कंस्पिरेसी थ्योरी, सच होता दिख रहा था। उसने सोचा, देखो, हमारे नेता यहूदी हैं जिन्होंने हमें हराया। यह वह झूठ था, पीठ में छुरा घोंपने का सिद्धांत, स्टैब इन द बैक मिथ, जिसे वह बाद में पूरी दुनिया को बेचेगा। फरवरी 1919 में आइसनर की हत्या कर दी गई। म्यूनिख में और अराजकता फैल गई। कम्युनिस्टों ने सोवियत रिपब्लिक घोषित कर दिया। लाल झंडे फहराए गए, लेकिन बर्लिन सरकार ने फ्री कॉर्प्स, कट्टरपंथी पूर्व सैनिकों को भेजा। फ्री कॉर्प्स ने म्यूनिख में कत्लेआम मचाया। 600 से ज्यादा लोग मारे गए। हिटलर ये सब चुपचाप देख रहा था।
उसने सीखा कि हिंसा से सत्ता कैसे छीनी जाती है। जासूस और गुरु कैप्टन कार्ल मेयर, क्रांति कुचल दी गई थी। अब सेना को यह सुनिश्चित करना था कि सैनिक कम्युनिस्ट न बने। उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत थी जो अच्छा बोल सके। हिटलर की किस्मत एक आदमी के हाथ में थी, कैप्टन कार्ल मेयर। कैप्टन कार्ल मेयर। मेयर ने देखा कि हिटलर सैनिकों के बीच कम्युनिस्टों के खिलाफ बहुत जोश से बोलता है। उसने हिटलर की प्रतिभा को पहचाना। उसने हिटलर को एजुकेशन ऑफिसर, जासूस बना दिया। मेयर ने हिटलर को म्यूनिक यूनिवर्सिटी में राजनीति और इतिहास के कोर्स करवाए। वहां प्रोफेसर्स ने हिटलर की सड़क छाप नफरत को अकादमिक शब्दों में ढालना सिखाया। हिटलर अब सिर्फ गालियां नहीं देता था, वह नस्लीय विज्ञान, रेशियल साइंस की बात करता था। मेयर ने उसे एक मिशन दिया, जाओ और म्यूनिक की छोटी मोटी पार्टियों की जासूसी करो। स्टर्निकब्रू बियर हॉल, वह मीटिंग जिसने इतिहास बदल दिया। 12 सितंबर 1919 हिटलर एक जासूस के रूप में जर्मन वर्कर्स पार्टी डैप की मीटिंग में गया। जगह स्टर्निकरब्रू, स्टर्निकरब्रोयू, बियर हॉल का पिछला कमरा। माहौल उबाऊ, सिर्फ 20-25 लोग। यह पार्टी एक ताला बनाने वाले एंटोन ड्रेक्सलर ने बनाई थी। हिटलर जाने ही वाला था कि एक प्रोफेसर ने कहा, बवेरिया को जर्मनी से अलग होकर ऑस्ट्रिया से मिल जाना चाहिए। हिटलर खुद को रोक नहीं पाया। वह खड़ा हुआ और 15 मिनट तक चिल्लाया। उसने प्रोफेसर की धज्जियां उड़ा दी। उसकी आवाज में इतना गुस्सा और जुनून था कि सब सन्न रह गए। ड्रेक्सलर ने कहा, इस आदमी का मुंह चलता है, हमें इसकी जरूरत है। उसने हिटलर को एक पैम्फलेट दिया और कहा, हमारी पार्टी ज्वाइन करो। हिटलर ने सोचा, यह पार्टी छोटी थी, इसका कोई नेता नहीं था। यहां मैं किसी का फॉलोअर नहीं बल्कि लीडर बन सकता हूं। हिटलर ने सेना छोड़ी और पार्टी ज्वाइन की। उसे कार्ड मिला मेंबर नंबर 555। असल में वह 55वां मेंबर था, लेकिन पार्टी बड़ी दिखे इसलिए गिनती 501 से शुरू होती थी। हिटलर ने तुरंत पार्टी का प्रोपेगेंडा संभाल लिया। उसने खोजा कि उसकी असली प्रतिभा पेंटिंग में नहीं, भाषण में है। अक्टूबर 1919 से उसने बियर हॉल्स में बोलना शुरू किया। उसकी शैली, स्टाइल म्यूनिक के लिए नई थी। शुरुआत धीमी और हिचकिचाते हुए, जैसे वह ऑडियंस को टटोल रहा हो। मध्य धीरे धीरे टेम्पो बढ़ाना। अंत क्रेशेंडो, एक हिस्टेरिकल चीख। उसका चेहरा लाल हो जाता, पसीना बहने लगता, हाथ हवा में लहराते। वह तर्क से नहीं, भावनाओं से बात करता था। वह लोगों के अंदर छिपे डर और गुस्से को बाहर निकालता था। तुम्हारी गरीबी तुम्हारी गलती नहीं है। यह उन यहूदियों, मार्क्सवादियों और नवंबर के अपराधियों, नवंबर क्रिमिनल्स की साजिश है। लोग सम्मोहित, हिप्नोटाइज्ड हो जाते थे। फरवरी 1920 तक उसने पार्टी पर कब्जा कर लिया। उसने पार्टी का नाम बदल कर रखा, NSDAP, नाजी पार्टी। और उसने पार्टी को एक नया चिन्ह, सिंबल दिया, एक प्राचीन प्रतीक जिसे उसने थोड़ा टेढ़ा कर दिया था, स्वास्तिक। राक्षस को उसकी आवाज मिल गई थी। अब उसे ताकत चाहिए थी। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हिटलर ने बियर हॉल में अपनी क्रांति का ऐलान कर दिया था। अगली सुबह 9 नवंबर 1923 म्यूनिक की सड़कों पर 2 शून्य नाजी सैनिकों के साथ हिटलर मार्च कर रहा था। उसे लगा पुलिस उसका साथ देगी, लेकिन जैसे ही वे ऑडियंस प्लाजा पहुंचे, एक सन्नाटा और फिर धायम, गोली चलने की आवाज। पुलिस ने गोली चला दी। महज 1 मिनट के अंदर 16 नाजी और 4 पुलिस वाले मारे गए। वह आदमी जो कल रात शेर की तरह दहाड़ रहा था, हिटलर, वह जमीन पर गिर गया। उसका कंधा उतर गया, डिसलोकेटेड, और वह अपने साथियों को मरता छोड़ भाग गया। 2 दिन बाद पुलिस ने उसे एक दोस्त के घर, हार्नस्टाइन्स हाउस, से गिरफ्तार किया। उस पर देशद्रोह, हाई ट्रीजन का मुकदमा चला। जज ने सजा सुनाई, 5 साल की जेल, और उसे म्यूनिक से दूर एक पुराने किले में भेज दिया गया, लैंड्सबर्ग जेल, लैंड्सबर्ग प्रिजन।
1924 में जब हिटलर जेल से बाहर आया तो दुनिया बदल चुकी थी। जर्मनी अब वह टूटा हुआ देश नहीं था। गोल्डन ट्वेंटीज का दौर था। अमेरिकी लोन, डॉज प्लान की बदौलत जर्मनी की फैक्ट्रियां चल रही थीं, लोग पैसा कमा रहे थे, बर्लिन के क्लबों में जैज संगीत बज रहा था, पेट भरे हुए थे, इसलिए किसी को नफरत की जरूरत नहीं थी। हिटलर को लोग एक बीता हुआ कल या एक पागल जोकर मानते थे। 1928 के चुनाव के नतीजे देखिए। नाजी पार्टी को सिर्फ 2.6% वोट मिले। संसद की 500 सीटों में से उन्हें सिर्फ 12 सीटें मिली। ऐसा लग रहा था कि हिटलर का किस्सा खत्म हो चुका है। वह म्यूनिक के कैफे में बैठकर केक खाता और अपनी किस्मत को कोसता। उसे बस एक मौके की तलाश थी, और वह मौका उसे जर्मनी ने नहीं बल्कि अमेरिका ने दिया। ब्लैक ट्यूसडे, जब वॉल स्ट्रीट ने जर्मनी को तोड़ा। 24 अक्टूबर 1929 न्यूयॉर्क में वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ। अमेरिकी अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह गई। अमेरिका ने तुरंत जर्मनी से कहा, हमारे सारे लोन वापस करो अभी। जर्मनी की अर्थव्यवस्था अमेरिकी बैसाखियों पर टिकी थी। बैसाखियां खींच ली गईं और जर्मनी मुंह के बल गिरा। रातों रात फैक्ट्रियां बंद हो गईं, बैंक दिवालिया हो गए, सड़कों पर सन्नाटा छा गया। बेरोजगारी के आंकड़े 1929, 13 लाख बेरोजगार। 1930, 30 लाख बेरोजगार। 1932, 60 लाख बेरोजगार। जर्मन मर्द जो कल तक गर्व से अपने परिवार का पेट पालते थे, अब सड़कों पर भीख मांग रहे थे या ताश खेल रहे थे। भूख और हताशा, डेस्परेशन ने लोगों का दिमाग खराब कर दिया। जब इंसान भूखा होता है तो उसे लोकतंत्र नहीं चाहिए होता, उसे रोटी चाहिए होती है। हिटलर ने कहा, अब मेरा समय आ गया है। प्रोपेगेंडा का जादूगर जोसेफ गोबेल्स। हिटलर अकेला नहीं था, उसके पास एक शैतानी दिमाग था। जोसेफ गोबेल्स नाजी पार्टी का प्रोपेगेंडा चीफ। गोबेल्स ने चुनाव प्रचार को युद्ध में बदल दिया। उन्होंने एक नया नारा दिया, काम और रोटी, वर्क एंड ब्रेड। उन्होंने यहूदियों की नफरत को थोड़ा कम किया और आर्थिक वादों को बढ़ा दिया। गोबेल्स ने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया। हिटलर ओवर जर्मनी अभियान। हिटलर ने हवाई जहाज, एयरप्लेन से एक दिन में 3-4 शहरों में रैलियां की। लोग आसमान की तरफ देखते और बादलों से हिटलर उतरता जैसे कोई मसीहा उतर रहा हो। उसकी रैलियां रॉक कॉन्सर्ट जैसी होती थीं। अंधेरा हॉल, ड्रम रोल, स्पॉटलाइट और फिर हिटलर की दहाड़, तुम्हारी गरीबी तुम्हारी गलती नहीं है, यह उन भ्रष्ट नेताओं की गलती है। मुझे ताकत दो, मैं तुम्हें इज्जत वापस दिलाऊंगा। बेरोजगार युवा जो खुद को बेकार समझते थे, उन्हें हिटलर ने भूरे रंग की वर्दी SA यूनिफॉर्म दी और हाथ में डंडा दिया। उन्हें लगा कि वे महत्वपूर्ण हैं। लोकतंत्र की आत्महत्या, ब्रूनिंग की गलती। जर्मनी का चांसलर हाइनरिक ब्रूनिंग था। उसने मंदी से निपटने के लिए सबसे बड़ी गलती की। उसने खर्चा कम कर दिया, सैलरी काट दी और टैक्स बढ़ा दिए। इससे मंदी और भयानक हो गई। लोग उसे भूखा चांसलर कहने लगे। संसद में कोई फैसला नहीं हो पा रहा था। लोकतंत्र पंगु हो चुका था। सितंबर 1930 का चुनाव, नाजी पार्टी को 18.3% वोट मिले। वे 12 सीटों से सीधे 107 सीटों पर पहुंच गए। संसद में अब नाजी वर्दी वाले गुंडे बैठे थे, जो हर कार्यवाही में हंगामा करते और लड़ते थे। उनका मकसद ही था संसद को काम न करने देना, ताकि लोग कहें लोकतंत्र बेकार है। 1932 सत्ता का खेल और हिंडनबर्ग। 1932 तक नाजी पार्टी जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बन गई 37% वोट, लेकिन हिटलर को अभी भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। सत्ता की चाबी एक बूढ़े आदमी के पास थी, 84 साल के राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग हिटलर से नफरत करता था। वह उसे बोहेमियन, कॉर्पोरल, तुच्छ सिपाही कहता था। हिंडनबर्ग ने कहा,
मैं इस आदमी को चांसलर कभी नहीं बनाऊंगा, यह देश को गर्त में ले जाएगा। लेकिन पर्दे के पीछे गंदा खेल चल रहा था। रूढ़िवादी नेता फ्रांज वॉन पापेन को लगा कि वह हिटलर को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। पापेन ने हिंडनबर्ग को समझाया, हम हिटलर को चांसलर बना देते हैं, लेकिन कैबिनेट में हमारे लोग ज्यादा होंगे। हम उसे कोने में इतना दबा देंगे कि वह चू चू करेगा। We will push him into a corner until he squeaks. यह इतिहास की सबसे बड़ी गलतफहमी थी। वे सोच रहे थे कि वे हिटलर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हिटलर उनका इस्तेमाल करने जा रहा था। जनवरी 1933 की सुबह हिंडनबर्ग ने अनिच्छा से एडोल्फ हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया। हिटलर ने कसम खाई कि वह संविधान की रक्षा करेगा। सबसे बड़ा झूठ, उस रात बर्लिन में एक विशाल मशाल जुलूस निकला। हजारों नाजी तूफानी सैनिक, स्टॉर्म ट्रूपर्स ब्रांडेनबर्ग गेट से गुजरे। खिड़की से यह नजारा देख रहे मशहूर पेंटर मैक्स लिबरमैन ने कहा, मैं इतना नहीं खा सकता जितना मैं उल्टी करना चाहता हूं। I cannot eat as much as I would like to vomit. जर्मन लोकतंत्र की मौत किसी विदेशी हमले से नहीं हुई, उसे वोट देकर मारा गया। एक लोकतांत्रिक संविधान के तहत एक तानाशाह को वैध रूप से सत्ता सौंप दी गई। हिटलर अब चांसलर था, लेकिन उसे पूर्ण शक्ति, टोटल पावर चाहिए थी, और उसे वह शक्ति दिलाने के लिए एक आग लगने वाली थी। चांसलर बनने के 1 महीने बाद भी हिटलर के पास बहुमत नहीं था। 27 फरवरी की रात 9 बजे बर्लिन के आसमान में लाल रोशनी दिखाई दी। जर्मनी की संसद राइक्सटाग धूं धूं करके जल रही थी। मौके पर पुलिस ने एक आधे नंगे मंदबुद्धि डच कम्युनिस्ट मारिनस वैन डेर लुब्बे को पकड़ा। क्या उसने अकेले आग लगाई थी या नाजियों ने उसकी मदद की थी, यह आज भी रहस्य है। लेकिन हिटलर को सच से कोई मतलब नहीं था। उसे मौका मिल गया था। वह मौके पर पहुंचा और चिल्लाया, यह कम्युनिस्ट विद्रोह की शुरुआत है, हमें लोहे के हाथों से कुचलना होगा। अगली सुबह उसने बूढ़े राष्ट्रपति हिंडनबर्ग से राइक्सटाग फायर डिक्री पर साइन करवा लिए। एक झटके में बोलने की आजादी खत्म, प्रेस की आजादी खत्म। पुलिस किसी को भी बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती थी। जर्मनी का संविधान, वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन, जलती हुई संसद की राख में दफन हो गया। 23 मार्च 1933, द इनेबलिंग एक्ट, लोकतंत्र की आत्महत्या। अब हिटलर को कानून बनाने की ताकत चाहिए थी संसद के बिना। उसने इनेबलिंग एक्ट पेश किया। इसका मतलब था हिटलर का शब्द ही कानून है। वोटिंग के लिए संसद, जो अब क्रोल ओपेरा हाउस में थी, बुलाई गई। हॉल के अंदर और बाहर सैकड़ों ऐसे स्टॉर्म ट्रूपर्स, गुंडे खड़े थे। वे चिल्ला रहे थे, बिल पास करो वरना आग और खून मिलेगा। डर के मारे सांसदों ने हिटलर के पक्ष में वोट दिया। सिर्फ सोशल डेमोक्रेट्स, ऑटो वेल्स ने विरोध करने की हिम्मत दिखाई, लेकिन उनकी आवाज न कारखाने में तूती की तरह थी। 444 बनाम 94 वोटों से एक्ट पास हो गया। जर्मनी के लोकतंत्र ने खुद अपनी मौत के वारंट पर साइन कर दिए। अब हिटलर को किसी की जरूरत नहीं थी। समस्या अर्नस्ट, रोहम और सा। हिटलर तानाशाह बन चुका था, लेकिन एक समस्या थी, उसकी अपनी प्राइवेट आर्मी, ऐसे स्टर्म एब्टाइलुंग या ब्राउन शर्ट्स। इनकी संख्या 30 लाख थी। इनका लीडर था अर्नस्ट रोहम। अर्नस्ट रोहम हिटलर का सबसे पुराना और जिगरी दोस्त था। वह अकेला आदमी था जो हिटलर को तू, ड्यू कहकर बुलाता था। लेकिन रोहम चाहता था कि ऐसे जर्मनी की मुख्य सेना बन जाए। जर्मनी की असली सेना, राइचवेयर और बड़े उद्योगपति रोहम से डरते थे। वे उसे गंदा और अराजक मानते थे। हिटलर को चुनना था उसका पुराना दोस्त रोहम और 30 लाख गुंडे, या जर्मनी की प्रोफेशनल सेना और जनरलों का समर्थन। हिटलर ने सेना को चुना। गोबेल्स और गोरिंग ने हिटलर के कान भरे। रोहम आपके खिलाफ तख्तापलट, कूप करने वाला है। हिटलर ने फैसला लिया, अपने दोस्त को रास्ते से हटाना होगा। 30 जून 1934, लंबे चाकुओं की रात, ऑपरेशन हमिंगबर्ड। 30 जून की रात रोहम और सा के बड़े नेता म्यूनिक के पास एक रिसोर्ट में छुट्टियां मना रहे थे। हिटलर खुद वहां पहुंचा।
उसने सोते हुए रोहम को बिस्तर से उठाया और गिरफ्तार किया। हिटलर ने पिस्तौल तानी, लेकिन गोली नहीं चलाई। उसे जेल भेज दिया। पूरे जर्मनी में एसएस हिटलर की नई एलीट गार्ड ने सा नेताओं को घरों से खींचकर मार डाला। सिर्फ सा नहीं, हिटलर ने अपने पुराने दुश्मनों का भी हिसाब बराबर किया। पूर्व चांसलर वॉन श्लेचर को उनकी पत्नी के साथ घर में गोली मार दी गई। 1923 में बियर हॉल पुच को रोकने वाले गुस्ताव वॉन काहर को जंगलों में काटकर फेंक दिया गया। 1 जुलाई, जेल की कोठरी में रोहम को एक पिस्तौल दी गई और कहा गया, फ्यूहरर तुम्हें एक सम्मानजनक मौत का मौका दे रहे हैं, खुद को गोली मार लो। रोहम ने चिल्लाकर कहा, अगर एडोल्फ मुझे मारना चाहता है तो उसे खुद आकर गोली मारनी होगी। 10 मिनट बाद एसएस के 2 अफसर अंदर गए और रोहम को गोली मार दी। मरते वक्त रोहम के आखिरी शब्द थे, माइन फ्यूहरर, माइन फ्यूहरर। 2 अगस्त 1934। फ्यूहरर का उदय। इस खूनी रात में लगभग 100 से 1000 लोग मारे गए। जब संसद में हिटलर से सवाल पूछा गया तो उसने कहा, उस 24 घंटे के लिए मैं ही जर्मनी का सुप्रीम जज था। सेना खुश थी कि सा का खतरा टल गया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने एक शैतान को बड़ा कर दिया है। 2 अगस्त 1934 राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मौत हो गई। हिटलर ने तुरंत राष्ट्रपति और चांसलर का पद मिला दिया। अब वह सिर्फ चांसलर नहीं था, वह फ्यूहरर और राइख चांसलर, फ्यूरर और राइस कांसलर था। उसी दिन पूरी जर्मन सेना ने संविधान के प्रति नहीं, बल्कि एडोल्फ हिटलर के प्रति वफादारी की कसम खाई। मैं ईश्वर के सामने यह पवित्र कसम खाता हूं कि मैं जर्मन साम्राज्य और लोगों के नेता एडोल्फ हिटलर का बिना शर्त पालन करूंगा। तानाशाही पूरी हो चुकी थी। जर्मनी अब हिटलर की मुट्ठी में था। अब उसे लोगों के दिमाग पर कब्जा करना था। 30 जून 1934 नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइफ्स के बाद हिटलर की सत्ता को कोई चुनौती देने वाला नहीं था। लेकिन डर से राज करना मुश्किल होता है, प्यार से राज करना आसान। हिटलर को जर्मनी का भगवान बनना था। इस काम के लिए उसके पास एक शैतानी जीनियस था, जोसेफ गोबेल्स। गोबेल्स ने कहा, अगर आप एक झूठ को 100 बार बोलें तो वो सच बन जाता है। उसने पूरे जर्मनी के मीडिया पर कब्जा कर लिया। अखबार, फिल्में, किताबें, सब कुछ नाजी पार्टी कंट्रोल करती थी। गोबेल्स ने एक सस्ता रेडियो बनवाया, वोल्क्सेम्पफैंगर। यह इतना सस्ता था कि हर जर्मन मजदूर इसे खरीद सके, लेकिन इसमें एक ही पैंच था। इसमें विदेशी स्टेशन नहीं पकड़े जा सकते थे। हर घर में, हर दुकान में, हर फैक्ट्री में सिर्फ एक आवाज गूंजती थी, हिटलर की आवाज। जर्मनी अब एक एको चैम्बर बन चुका था। नूरनबर्ग रैलियां, रोशनी का कैथेड्रल। हिटलर जानता था कि इंसान तर्क लॉजिक से नहीं, तमशे, स्पेक्टिकल से प्रभावित होता है। हर साल नूरनबर्ग में नाजी पार्टी की विशाल रैलियां होती थीं। लाखों लोग एक साथ मार्च करते, हजारों स्वास्तिक झंडे लहराते। रात के समय ऑल्बर्ट स्पीयर, हिटलर्स आर्किटेक्ट, 150 विशाल सर्चलाइट्स को सीधे आसमान की ओर जला देता था। इसे रोशनी का कैथीड्रल ऑफ लाइट कहा जाता था। यह राजनीति नहीं थी, यह धर्म था। जब हिटलर मंच पर आता तो लोग ऐसे चीखते जैसे उन्होंने मसीहा को देख लिया हो। मशहूर फिल्म मेकर लेनी रिफेनस्टाल ने इसे अपनी फिल्म ट्रायम्फ ऑफ द विल में कैद किया। उसने हिटलर को ऐसे फिल्माया जैसे वह बादलों से उतर रहा देवता हो। पूरा देश एक सामूहिक उन्माद, मास हिस्टीरिया में जी रहा था। हिटलर यूथ, बच्चों की चोरी। लेकिन हिटलर का असली लक्ष्य वर्तमान नहीं, भविष्य था। उसने कहा, जो आज युवा है वही भविष्य का मालिक है। नाजियों ने शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया। स्कूलों में बायोलॉजी का मतलब था आर्यन नस्ल की श्रेष्ठता। मैथ्स के सवाल ऐसे होते थे, अगर एक पागलखाने में एक विकलांग व्यक्ति पर 4 राइशमार्क खर्च होते हैं तो जर्मनी 3 लाख विकलांगों को खत्म करके कितने पैसे बचा सकता है। सोचिए, बच्चों को हत्या का गणित सिखाया जा रहा था।
बच्चों के लिए एक संगठन बनाया गया, हिटलर यूथ। हिटलर यूथ 10 साल का होते ही हर लड़के को इसमें शामिल होना जरूरी था। यहां उन्हें स्काउटिंग नहीं, सैनिक बनना सिखाया जाता था। उन्हें सिखाया जाता था कि वफादारी माता पिता के प्रति नहीं, फ्यूहरर के प्रति होनी चाहिए। कई बच्चों ने अपने ही माता पिता की जासूसी की और उन्हें गेस्टापो के हवाले कर दिया। लड़कियों के लिए बीडीएम, लीग ऑफ जर्मन गर्ल्स था। उनका मकसद सिर्फ एक था, मजबूत आर्यन बच्चे पैदा करने वाली मशीन बनना। जर्मनी का बचपन चोरी हो चुका था। 1936 बर्लिन ओलंपिक, दिखावे का खेल। 1936 में हिटलर ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाने का फैसला किया। बर्लिन ओलंपिक्स। हिटलर साबित करना चाहता था कि आर्यन नस्ल, आर्यन रेस शारीरिक रूप से सबसे श्रेष्ठ है। बर्लिन को साफ किया गया। यहूदियों के खिलाफ लगे बोर्ड हटा दिए गए। दुनिया को एक शांतिपूर्ण और आधुनिक जर्मनी दिखाया गया। स्टेडियम भव्य था। जर्मनी सबसे ज्यादा मेडल जीत रहा था। हिटलर खुश था। लेकिन फिर एक काला अमेरिकी एथलीट ट्रैक पर उतरा, जेसी ओवेंस। उसने न केवल दौड़ जीती बल्कि हिटलर की नाक के नीचे 4 गोल्ड मेडल जीते। स्टेडियम में जर्मन जनता, जो ब्रेन वॉश थी, भी ओवेंस के लिए तालियां बजाने से खुद को रोक नहीं पाई। हिटलर का मास्टर रेस का सपना चकनाचूर हो गया। कहा जाता है कि हिटलर इतना चिढ़ गया था कि उसने ओवेंस से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और स्टेडियम छोड़कर चला गया। लेकिन यह सिर्फ एक खेल था। असली खेल अभी बाकी था। शांति का भ्रम और युद्ध की तैयारी। दुनिया को लगा कि जर्मनी बदल गया है। ओलंपिक शांति का प्रतीक था, लेकिन यह सब एक मुखौटा, फसादे था। पर्दे के पीछे जर्मनी इतिहास की सबसे बड़ी सेना तैयार कर रहा था। फैक्ट्रियां दिन रात टैंक और विमान बना रही थीं। गोबेल्स का प्रोपेगेंडा लोगों को बता रहा था कि उन्हें लेबेंसराम लिविंग स्पेस चाहिए, मतलब जर्मनी को फैलने के लिए और जमीन चाहिए। जर्मनी अब एक लॉडेड गन की तरह था और ट्रिगर एक पागल आदमी के हाथ में था। ब्रेन वॉशिंग पूरी हो चुकी थी। अब एक्शन का समय था। हिटलर की नजरें अब अपने जन्मस्थान ऑस्ट्रिया पर थीं। जर्मनी अब ताकतवर था। हिटलर की नजरें अब सीमाओं के पार थीं। उसका पहला प्यार, उसका जन्मस्थान ऑस्ट्रिया। मीन काम्फ के पहले पन्ने पर उसने लिखा था, जर्मनी और ऑस्ट्रिया को एक होना ही होगा। हिटलर ने ऑस्ट्रियाई चांसलर को धमकाया और मजबूर किया। 12 मार्च 1938 की सुबह जर्मन सेना वेयरमख्ट ने बॉर्डर पार किया। पूरी दुनिया की सांसें थम गईं। क्या युद्ध होगा? नहीं। जर्मन सैनिकों का स्वागत गोलियों से नहीं बल्कि फूलों से हुआ। लोगों ने नाजी झंडे लहराए और हेल हिटलर के नारे लगाए। इतिहास इसे ब्लूमेन क्रीग या फूलों का युद्ध कहता है। हिटलर वियना लौटा, उसी शहर में जहां वह कभी भिखारी बनकर सड़कों पर सोता था। आज वह उसी शहर का मालिक था। उसने अपने माता पिता की कब्र पर जाकर आंसू बहाए, एक खून की बूंद बहाए बिना। ऑस्ट्रिया अब जर्मनी का हिस्सा था। निशाना चेकोस्लोवाकिया और सुडेटनलैंड। ऑस्ट्रिया तो आसान था क्योंकि वे जर्मन थे, लेकिन अगला शिकार मुश्किल था। चेकोस्लोवाकिया यह एक मजबूत लोकतंत्र था। उनके पास पहाड़ थे, किले थे और अच्छी सेना थी, लेकिन उनके सीमावर्ती इलाके सुडेटनलैंड में 30 लाख जर्मन रहते थे। हिटलर ने अपना पुराना खेल खेला, प्रोपेगेंडा। गोबेल्स ने झूठ फैलाया, चेक सरकार जर्मनों पर अत्याचार कर रही है। हिटलर ने दुनिया को धमकी दी, सुडेटनलैंड मुझे दे दो वरना मैं पूरे यूरोप में आग लगा दूंगा। ब्रिटेन और फ्रांस डरे हुए थे। उन्हें दूसरा विश्व युद्ध नहीं चाहिए था। वे हिटलर से बात करने को तैयार हो गए। म्यूनिख समझौता, पीठ में छुरा। 29 सितंबर 1938 म्यूनिख। इतिहास की सबसे शर्मनाक मीटिंग। 4 लोग कमरे में थे। एडोल्फ हिटलर जर्मनी, बेनिटो मुसोलिनी इटली, नेविल चैम्बरलेन ब्रिटेन, एडवर्ड डिलैडियर फ्रांस। गायब कौन था? चेकोस्लोवाकिया,
जिस देश के टुकड़े होने वाले थे उसे मीटिंग में बुलाया भी नहीं गया। चेम्बरलैन और डिलैडियर ने शांति के नाम पर सुडेटनलैंड हिटलर को प्लेट में सजा कर दे दिया। इसे कहते हैं तुष्टिकरण। चेम्बरलैन लंदन वापस लौटे। हवाई अड्डे पर उन्होंने एक कागज लहराया जिस पर हिटलर के साइन थे और कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हमारे समय के लिए शांति, पीस फॉर आवर टाइम लाया हूं। यह एक मजाक था। वे एक भेड़िए से शाकाहारी होने का वादा लेकर आए थे। मार्च 1939। भेड़िया अपना वादा तोड़ता है। हिटलर को सुडेटनलैंड मिल गया था। उसने वादा किया था, यह मेरी आखिरी मांग है। झूठ। सिर्फ 6 महीने बाद मार्च 1939 में हिटलर ने अपना वादा तोड़ दिया। जर्मन सेना ने बाकी बचे चेकोस्लोवाकिया पर हमला कर दिया और राजधानी प्राग पर कब्जा कर लिया। चेम्बरलेन का कागज का टुकड़ा रद्दी बन गया। हिटलर ने न सिर्फ एक देश जीता बल्कि उसने स्कोडा वर्क्स पर कब्जा कर लिया, जो दुनिया की सबसे बड़ी हथियार फैक्ट्रियों में से एक थी। चेक टैंक अब जर्मन सेना, पांजर डिवीजन की ताकत बन गए थे। दुनिया की नींद टूटी। प्राग में हिटलर ने जो किया उसने ब्रिटेन और फ्रांस की आंखें खोल दी। उन्हें समझ आ गया, इस आदमी को खुश नहीं किया जा सकता, इसे रोकना होगा। हिटलर का आत्मविश्वास अब अहंकार बन चुका था। उसने अपने जनरलों से कहा, मैंने अपने दुश्मनों को म्यूनिख में देखा है। वे छोटे कीड़े, लिटिल वर्म्स हैं। लेकिन अब नक्शे पर एक ही देश बचा था जो हिटलर और रूस के बीच खड़ा था, पोलैंड। हिटलर ने सोचा कि पोलैंड भी आसानी से मिल जाएगा, लेकिन इस बार दुनिया चुप नहीं रहने वाली थी। बारूद का ढेर तैयार था, बस एक माचिस की तीली की जरूरत थी। अगस्त 1939। यूरोप बारूद के ढेर पर बैठा था। हिटलर पोलैंड पर हमला करना चाहता था, लेकिन उसे एक डर था, रूस, सोवियत यूनियन। अगर उसने पोलैंड पर हमला किया और स्टालिन ने पीछे से हमला कर दिया तो जर्मनी 2 मोर्चों पर फंस जाएगा। वही गलती जो प्रथम विश्व युद्ध में हुई थी। हिटलर ने वह किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उसने अपने सबसे बड़े वैचारिक दुश्मन कम्युनिस्टों से हाथ मिलाया। 23 अगस्त 1939 जर्मन विदेश मंत्री रिबेनट्रॉप मॉस्को गए। स्टालिन और हिटलर के बीच एक अनाक्रमण समझौता हुआ। पूरी दुनिया सन्न रह गई। नाजी और कम्युनिस्ट दोस्त बन गए, लेकिन इसके पीछे एक गुप्त प्रोटोकॉल था। उन्होंने पोलैंड को एक केक की तरह आपस में बांट लिया था, आधा जर्मनी का, आधा रूस का। हिटलर ने स्टालिन को शांत कर दिया था। अब रास्ता साफ था। ऑपरेशन हिमलर, इतिहास का सबसे बड़ा झूठ। हिटलर को युद्ध चाहिए था, लेकिन उसे दुनिया को यह दिखाना था कि पोलैंड ने पहले हमला किया। इसके लिए उसे एक बहाने की जरूरत थी। उसने यह काम अपने सबसे खतरनाक जासूस एसएस चीफ रेनहार्ड हेड्रिक को सौंपा। योजना का नाम था ऑपरेशन हिमलर। 31 अगस्त 1939 की रात, जगह ग्लिविज, जर्मन बॉर्डर पर एक रेडियो स्टेशन। एसएस के कमांडो पोलिश सेना की वर्दी पहनकर स्टेशन में घुसे। उन्होंने माइक्रोफोन पर पोलिश भाषा में चिल्लाकर कहा, पोलैंड के लोगों, जर्मनी पर हमला करो। लेकिन सबूत के लिए लाशें चाहिए थीं। नाजियों ने कंसंट्रेशन कैंप से कुछ कैदियों को लाया, उन्हें बेहोश किया, पोलिश वर्दी पहनाई और गोली मार दी। हेड्रिक ने इन्हें कोड नेम दिया था, डिब्बा बंद सामान। अगली सुबह हिटलर ने दुनिया से कहा, पोलैंड ने हमारी पवित्र जर्मन धरती पर हमला किया है। हमने सिर्फ जवाबी कार्रवाई की है। यह एक सफेद झूठ था और इस झूठ की कीमत 8 करोड़ जिंदगियां होंगी। 1 सितंबर 1939 ब्लिट्जक्रेग, बिजली युद्ध। सुबह 4:45 बजे जर्मन युद्धपोत श्लेस्विग होल्स्टीन ने पोलैंड के डांजिग बंदरगाह पर पहला गोला दागा। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, लेकिन यह वो युद्ध नहीं था जिसे दुनिया जानती थी। यह खाइयों, ट्रेंचेस की लड़ाई नहीं थी। यह ब्लिट्जक्रीग था, लाइटनिंग वॉर। हवा से सबसे पहले लुफ्तवाफे के विमान आए।
उन्होंने पोलिश हवाई अड्डों और रेलवे लाइनों को उड़ा दिया, खासकर स्टुका बॉम्बर्स। इनके पंखों में सायरन लगे होते थे। जब वे गोता लगाते तो एक भयानक चीख निकलती थी जो नीचे सैनिकों के दिल दहला देती थी। जमीन से फिर आए पेंजर टैंक। वे रुके नहीं, वे बस आगे बढ़ते गए, दुश्मन की लाइनों को तोड़ते हुए। पीछे से अंत में पैदल सेना आई जो बचे, कुचे इलाकों को साफ करती गई। पोलैंड की सेना बहादुर थी, लेकिन वे पुरानी दुनिया में जी रहे थे। कहानियां हैं कि पोलिश घुड़सवारों ने अपनी तलवारों और भालों के साथ जर्मन टैंकों पर चार्ज किया। बहादुरी, हाँ, लेकिन यह आत्महत्या थी। 20वीं सदी की तकनीक ने 19वीं सदी की रणनीति को कुचल दिया। 3 सितंबर, अब क्या? हिटलर को लगा था कि ब्रिटेन और फ्रांस डर जाएंगे, वे म्यूनिख की तरफ फिर से झुक जाएंगे, लेकिन इस बार उन्होंने नहीं किया। 3 सितंबर 1939 सुबह 11 बजे ब्रिटेन ने अल्टीमेटम दिया, पोलैंड से बाहर निकलो वरना युद्ध होगा। समय सीमा खत्म हुई, कोई जवाब नहीं आया। रेडियो पर ब्रिटिश पीएम चैम्बरलेन ने घोषणा की, यह देश अब जर्मनी के साथ युद्ध में है। बर्लिन में हिटलर अपने कमरे में बैठा था। जब अनुवादक ने उसे बताया कि ब्रिटेन ने युद्ध की घोषणा कर दी है, तो वह पत्थर की तरह खड़ा हो गया। पूरा कमरा शांत था। हिटलर ने गुस्से में अपने विदेश मंत्री रिबेंट्रॉप की ओर देखा और पूछा, Was none? अब क्या? What now? हिटलर ने जुआ खेला था कि पश्चिमी देश नहीं लड़ेंगे। वह जुआ हार गया था। विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। पोलैंड का अंत और एसएस का आगमन। जर्मनी पश्चिम से हमला कर रहा था। 17 सितंबर को रूस ने पूर्व से पोलैंड पर हमला कर दिया। गुप्त समझौते के तहत पोलैंड बीच में फंस गया और कुचल दिया गया। लेकिन असली डरावनी कहानी अब शुरू हुई। सेना के पीछे पीछे हिटलर की एसएस डेथ स्क्वाड पोलैंड में दाखिल हुई। उनका काम युद्ध लड़ना नहीं था, उनका काम था सफाई। अध्यापकों, पादरियों, बुद्धिजीवियों और यहूदियों की लिस्ट तैयार थी। उन्हें जंगलों में ले जाकर गोली मारी जाने लगी। हिटलर ने कहा था, पोलिश पहचान को मिटा दो, सिर्फ गुलाम बचने चाहिए। पोलैंड 1 महीने में गिर गया, लेकिन पश्चिम में फ्रांस बॉर्डर पर कोई गोली नहीं चल रही थी। इसे फोनी वॉर कहा गया, लेकिन यह शांति तूफान से पहले की थी। हिटलर की नजर अब इतिहास के सबसे पुराने दुश्मन पर थी, फ्रांस। अगले भाग में द फॉल ऑफ मई 1940। फ्रांस को अपनी सुरक्षा पर बहुत घमंड था। उन्होंने जर्मनी बॉर्डर पर दुनिया की सबसे मजबूत दीवार बनाई थी। मैजिनो लाइन, किले, बंकर, तोपें, इसे पार करना नामुमकिन था। फ्रांस और ब्रिटेन की सेनाएं वहां इंतजार कर रही थीं। लेकिन हिटलर के पास एक जीनियस जनरल था, एरिक वॉन मैनस्टीन। उसने एक पागलपन भरा प्लान बनाया, सिकल कट। हम मैजिनो लाइन पर हमला नहीं करेंगे, हम वहां से जाएंगे जहां वे सोच भी नहीं सकते, आर्डेन्स के जंगलों से। फ्रांस के जनरलों ने कहा था, आर्डेन्स अभेद्य है, वहां से टैंक नहीं आ सकते। लेकिन 10 मई 1940 को जर्मनी के पेंजर टैंक पेड़ों को कुचलते हुए जंगल से बाहर निकले। सबसे आगे था जनरल इरविन रोमेल। उसकी 7th पेंजर डिवीजन इतनी तेज भागी कि खुद जर्मन हाई कमान को नहीं पता था कि वे कहां हैं। इसलिए उन्हें नाम मिला द घोस्ट डिवीजन। जर्मनी ने फ्रांस की पूरी सेना को पीछे से घेर लिया। फ्रांस का अहंकार मिट्टी में मिल गया। डंकिर्क का चमत्कार। हिटलर की पहली गलती। जर्मन टैंकों ने मित्र देशों, एलाइड फोर्सेस की 4 लाख की सेना को समुद्र किनारे घेर लिया। जगह डंकिर्क, सामने समुद्र, पीछे हिटलर की सेना। एक भयानक नरसंहार होने वाला था। लेकिन तभी हिटलर ने एक अजीब आदेश दिया, रुक जाओ। क्यों? शायद वो टैंकों को बचाना चाहता था, या गॉयरिंग ने कहा था, मेरे विमान ही उन्हें खत्म कर देंगे। यह हिटलर की पहली बड़ी रणनीतिक गलती थी। उस 48 घंटे की देरी ने ब्रिटेन को मौका दे दिया। ब्रिटेन ने हर उपलब्ध नाव, मछली पकड़ने वाली नावें, निजी नौकाएं, लाइफ बोट्स भेज दी। 38 शून्य सैनिकों को बचा लिया गया। हिटलर ने सेना को भागने दिया। यही सेना बाद में उसे हराने के लिए वापस आएगी।
पेरिस का पतन और प्रतिशोध का डिब्बा। 14 जून 1940 जर्मन सेना पेरिस में दाखिल हुई। एफिल टावर पर स्वास्तिक फहराया गया। हिटलर पेरिस आया। वह एक टूरिस्ट की तरह घूमा। उसने नेपोलियन की कब्र देखी। उसने कहा, यह मेरी जिंदगी का सबसे महान पल है। लेकिन उसे बदला लेना था। 1918 में जब जर्मनी हारा था तो फ्रांस ने सरेंडर के कागजों पर एक खास ट्रेन के डिब्बे वैगन ऑफ कंपनी में साइन करवाए थे। हिटलर ने आदेश दिया, उसी डिब्बे को म्यूजियम से निकालो और उसी जंगल में लाओ। 22 जून 1940 हिटलर उसी कुर्सी पर बैठा जिस पर 1918 में फ्रेंच जनरल बैठा था, और उसने फ्रांस के जनरलों को उसी डिब्बे में सरेंडर करने पर मजबूर किया। यह इतिहास का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक बदला, साइकोलॉजिकल रिवेंज था। ने अपमान का बदला अपमान से लिया। ब्रिटेन की लड़ाई, हम कभी सरेंडर नहीं करेंगे। अब हिटलर पूरे यूरोप का मालिक था। सिर्फ एक द्वीप बचा था, ब्रिटेन। हिटलर को लगा ब्रिटेन मान जाएगा, लेकिन वहां एक नया प्रधानमंत्री था, विंस्टन चर्चिल। चर्चिल ने कहा, हम समुद्र तटों पर लड़ेंगे, हम सड़कों पर लड़ेंगे, हम कभी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। हिटलर ने ऑपरेशन सी लायन बनाया, ब्रिटेन पर कब्जा करने का प्लान। लेकिन इसके लिए उसे ब्रिटेन की वायु सेना को खत्म करना था। शुरू हुई बैटल ऑफ ब्रिटेन। जर्मन लुफ्टवाफे बनाम ब्रिटिश RAF। आसमान में डॉग फाइट्स होने लगी। द ब्लिट्ज, लंदन पर आग। शुरुआत में जर्मनी जीत रहा था। वे राफ के एयरफील्ड्स को निशाना बना रहे थे, लेकिन फिर एक गलती हुई। एक जर्मन बॉम्बर ने गलती से लंदन पर बम गिरा दिया। जवाब में चर्चिल ने बर्लिन पर बम गिराने का आदेश दिया। हिटलर गुस्से से पागल हो गया। उसने चिल्लाया, अगर वे हमारे शहरों पर बम गिराएंगे तो हम उनके शहरों को मिटा देंगे। उसने रणनीति बदल दी। अब वह एयरफील्ड्स के बजाय लंदन शहर पर बम गिराने लगा। इसे द ब्लिट्ज कहा गया। लंदन जलता रहा। हजारों नागरिक मारे गए। लोग सबवे स्टेशनों में सोते थे। लेकिन इस बदलाव ने राफ को संभलने का मौका दे दिया। हिटलर ब्रिटेन को नहीं हरा पाया। उसने पहली बार अपनी नजरें पश्चिम से हटाई। उसका अहंकार उसे कह रहा था, ब्रिटेन खत्म हो चुका है, अब असली दुश्मन की बारी है। उसकी नजरें अब पूर्व की ओर थीं। एक ऐसा देश जो उसका दोस्त था, लेकिन जिसे वह हमेशा मिटाना चाहता था। रूस हिटलर नेपोलियन वाली गलती दोहराने जा रहा था। हिटलर को ब्रिटेन नहीं चाहिए था, उसे हमेशा से पूरब ईस्ट चाहिए था। उसकी किताब मीन काम्फ का मुख्य सपना था। लेबेंसराम, लिविंग स्पेस। जर्मन लोगों को फैलने के लिए रूस की उपजाऊ जमीन चाहिए, और वहां रहने वाले स्लाव्स लोगों को गुलाम बनाना होगा। उसने अपने जनरलों को बुलाया और एक पागलपन भरा आदेश दिया। ऑपरेशन बारबरोसा। 30 लाख जर्मन सैनिक, 3 शून्य टैंक, 7 शून्य तोपें, 2 शून्य हवाई जहाज। यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा जमीनी आक्रमण था। सुबह 3:15 बजे बिना किसी चेतावनी के जर्मन तोपें गरजने लगीं। स्टालिन को यकीन नहीं हुआ। उसके जासूसों ने उसे बताया था कि हिटलर हमला करेगा, लेकिन स्टालिन ने कहा, हिटलर मेरा दोस्त है, वह धोखा नहीं देगा। जब हमला हुआ तो स्टालिन सदमे, पैरालिसिस में चला गया। वह 11 दिनों तक गायब रहा। सोवियत सेना बिना नेतृत्व के कटने लगी। गर्मियों की जीत, कीड़े मकोड़ों की तरह। शुरुआत में ऐसा लगा कि हिटलर सही था। जर्मन ब्लिट्जक्रीग रूस के मैदानों में आंधी की तरह दौड़ा। घेराबंदी की लड़ाई, बैटल्स ऑफ एनसर्कलमेंट। मिन्स्क में 3 लाख रूसी सैनिक पकड़े गए। कीव में 6.5 लाख रूसी सैनिक पकड़े गए। जर्मन सैनिक हैरान थे। रूसी सैनिक सरेंडर नहीं कर रहे थे। वे मरते दम तक लड़ रहे थे, लेकिन हिटलर को परवाह नहीं थी। उसने एक खौफनाक आदेश जारी किया था, कमिसार ऑर्डर,
रूस में युद्ध के नियम लागू नहीं होते। किसी भी कम्युनिस्ट अफसर, कमिसार को देखते ही गोली मार दो। लाखों रूसी युद्धबंदियों पोस को खुले मैदानों में भूखा मरने के लिए छोड़ दिया गया। उन्होंने घास खाई, छाल खाई और अंत में एक दूसरे को खाया। अक्टूबर तक जर्मन सेना मास्को के दरवाजे पर थी। हिटलर ने बर्लिन में घोषणा कर दी, रूस खत्म हो चुका है। लेकिन उसने एक चीज की गिनती नहीं की थी, घड़ी। रस्पुतित्सा, कीचड़ का नर्क। अक्टूबर में पहली बारिश हुई। रूस की कच्ची सड़कें एक दलदल में बदल गईं। इसे रूसी कहते हैं, रस्पुतित्सा। शक्तिशाली जर्मन टैंक कीचड़ में फंस गए। घोड़े जो रसद सप्लाईज ला रहे थे, कीचड़ में डूबकर मरने लगे। सप्लाई चेन टूट गई। जर्मन जनरलों ने हिटलर से कहा, हमें रुकना चाहिए और सर्दी के लिए तैयारी करनी चाहिए। हिटलर ने चिल्लाया, नहीं, मास्को लो, दुश्मन भाग रहा है। और फिर तापमान गिरने लगा। कीचड़ जम गया। सड़कें सख्त हो गईं। टैंक फिर चलने लगे। हिटलर खुश हुआ, लेकिन यह खुशी मौत का बुलावा थी। लेनिनग्राद, 900 दिनों की भूख। उत्तर में जर्मन सेना लेनिनग्राद पहुंची। हिटलर ने शहर पर कब्जा करने से मना कर दिया। उसने कहा, मैं अपने सैनिकों की जान क्यों खतरे में डालूं? हम शहर को घेर लेंगे और उन्हें भूखा मार देंगे। शुरू हुई इतिहास की सबसे भयानक घेराबंदी, सीज ऑफ लेनिनग्राड। यह 900 दिनों तक चला। शहर के अंदर खाना खत्म हो गया। लोगों ने कुत्ते, बिल्लियां खाईं। फिर उन्होंने चमड़े के बेल्ट और जूतों को उबालकर खाया। उन्होंने वॉलपेपर का गोंद, ग्लू खाया। और अंत में नरभक्षण, कैनिबलिज्म शुरू हो गया। सड़कों पर लाशें पड़ी थीं, लेकिन उन्हें उठाने की ताकत किसी में नहीं थी। फिर भी लेनिनग्राद नहीं झुका। जनरल विंटर, 40 डिग्री का कहर। दिसंबर 1941, मास्को के बाहर जर्मन सैनिक दूरबीन से क्रेमलिन के गुंबद देख सकते थे। जीत बस कुछ मील दूर थी। लेकिन तभी पारा गिरा। 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री। जर्मन सैनिक अभी भी गर्मियों की वर्दी, समर यूनिफॉर्म्स में थे। हिटलर को लगा था कि युद्ध सर्दी से पहले खत्म हो जाएगा, इसलिए उसने सर्दी के कपड़े भेजे ही नहीं थे। मशीनगनों का तेल जम गया। टैंकों के इंजन स्टार्ट नहीं हुए। उन्हें स्टार्ट करने के लिए नीचे आग जलानी पड़ती थी। सैनिकों के हाथ लोहे की बंदूक से चिपक गए। अगर खींचते तो चमड़ी उखड़ जाती। पेशाब करते ही जम जाता था। हजारों जर्मन सैनिक गोली से नहीं, ठंड से मरे। उन्हें फ्रोजन मीट मेडल मिला। 5 दिसंबर 1941, स्टालिन का जवाबी हमला। स्टालिन को पता चला कि जापान रूस पर हमला नहीं करेगा। जापान अमेरिका से लड़ने में बिजी था। स्टालिन ने साइबेरिया से अपनी सबसे खतरनाक सेना बुलाई, साइबेरियन डिवीजन्स। ये सैनिक बर्फ में लड़ने के लिए बने थे। उनके पास स्की थी, फर के कोट थे और सफेद वर्दी थी। 5 दिसंबर 1941, जैसे ही जर्मन सेना ठंड से जमी हुई पड़ी थी, साइबेरियाई भूतों ने हमला कर दिया। जर्मन लाइन टूट गई। जनरलों ने हिटलर से कहा, हमें पीछे हटना होगा। हिटलर ने आदेश दिया, एक कदम भी पीछे नहीं, नॉट अ सिंगल स्टेप बैक। लेकिन यह आदेश काम नहीं आया। जर्मन सेना को पीछे धकेल दिया गया। ब्लिट्जक्रिग फेल हो गया था। मास्को बच गया था और अब युद्ध लंबा चलने वाला था। हिटलर ने रूस के भालू को घायल कर दिया था, लेकिन मारा नहीं था। अब भालू बदला लेने आ रहा था। बर्लिन के एक खूबसूरत उपनगर वांसी में एक आलीशान विला था। बाहर बर्फ गिर रही थी। अंदर मेज पर कॉग्नैक शराब और स्नैक्स सजाए गए थे। वहां 15 हाई प्रोफाइल नाजी अफसर जमा हुए थे। मीटिंग का एजेंडा क्या था? यहूदी समस्या का अंतिम समाधान, द फाइनल सॉल्यूशन टू द ज्यूइश क्वेश्चन। मीटिंग को लीड कर रहा था रेनहार्ड हेड्रिक, जिसे द मैन विद द आयरन हार्ट कहा जाता था। उसके साथ था एडोल्फ आइकमैन, जो लॉजिस्टिक्स का मास्टर था। 90 मिनट की मीटिंग में
उन्होंने चाय की चुस्कियों के साथ फैसला किया, गोली मारने में बहुत समय लगता है और हमारे सैनिकों के दिमाग पर असर पड़ता है। हमें एक तेज और सस्ता तरीका चाहिए। उन्होंने 1.1 करोड़ यहूदियों की लिस्ट बनाई। फैसला हुआ, उन्हें पूर्व ईस्ट में भेजा जाएगा और गैस से मारा जाएगा, बिना चीख पुकार, बस कागजी कार्रवाई। एक पूरी नस्ल को मिटाने का फैसला सिर्फ 1.5 घंटे में हो गया। गाड़ियों का सफर, नरक का टिकट। पूरे यूरोप से यहूदियों को इकट्ठा किया जाने लगा। उन्हें बताया गया, तुम्हें पूर्व में काम करने और नई जिंदगी शुरू करने भेजा जा रहा है। उन्हें मवेशियों वाली ट्रेनों में ठूंसा गया। एक डिब्बे में 80, 100 लोग, कोई खिड़की नहीं, कोई टॉयलेट नहीं, सिर्फ एक बाल्टी। सफर कई दिनों तक चलता था। बुजुर्ग और बच्चे तो खड़े खड़े ही दम तोड़ देते थे। प्यास और घुटन से लोग पागल हो जाते थे। जब ट्रेन रुकती तो जगह होती थी ऑशविट्ज, बिर्केनाउ, पोलैंड। दरवाजे खुलते ही एसएस के कुत्ते भौंकते और सैनिक चिल्लाते, राउस राउस, बाहर निकलो। प्लेटफॉर्म पर एक डॉक्टर खड़ा होता था। वो अपनी उंगली से इशारा करता, दाएं काम के लिए जिंदगी, बाएं सीधा गैस चैम्बर मौत। माताओं से उनके बच्चे छीन लिए जाते। जो बूढ़े या कमजोर थे उन्हें सीधे बाएं भेजा जाता। गैस चैम्बर्स। जैक लोनबी, जिनको बाएं भेजा जाता, उन्हें बताया जाता, तुम्हें नहाना है, डिसइंफेक्शन शावर। उन्हें एक बड़े हॉल में ले जाकर नंगा किया जाता। उनके कपड़े, जूते और यहां तक कि उनके बाल भी काट लिए जाते, जिनका इस्तेमाल गद्दे भरने या कपड़ा बनाने में होता था। फिर उन्हें शावर रूम में भेजा जाता। दरवाजे बंद कर दिए जाते, लेकिन ऊपर से पानी नहीं आता था। छत के सुराखों से एसएस सैनिक एक नीले रंग के क्रिस्टल डालते थे, जायक्लोन बी। यह एक कीटनाशक, पेस्टिसाइड था। जैसे ही यह हवा के संपर्क में आता, जहरीली गैस बन जाता। अंदर चीखें गूंजतीं, लोग सांस लेने के लिए तड़पते। वे दरवाजे को नोचते। 15 से 20 मिनट के अंदर सन्नाटा छा जाता। फिर सोंडर कमांडो, यहूदी कैदी जिन्हें यह काम करने पर मजबूर किया जाता था, अंदर जाते। वे लाशों के मुंह से सोने के दांत निकालते और उन्हें भट्टियों, क्रेमेटोरियम्स में जला देते। चिमनी से निकलता काला धुआं इंसान की राख था। मौत का फरिश्ता जोसेफ मेंगेले। ऑशविट्ज में एक और राक्षस था, जोसेफ मेंगेले। उसे एंजल ऑफ डेथ कहा जाता था। वह प्लेटफॉर्म पर सीटी बजाते हुए खड़ा रहता था, मानो वह ओपेरा में हो। उसे जुड़वा बच्चों, ट्विंस से अजीब लगाव था। वह उन पर क्रूर प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स करता था। क्या उनकी आंखों का रंग बदलने के लिए उसमें डाई इंजेक्ट की जा सकती है? अगर 2 जुड़वा बच्चों को एक साथ सिला जाए तो क्या वे सियामीज ट्विंस बन जाएंगे? वह बिना एनेस्थीसिया के सर्जरी करता था। उसने हजारों बच्चों को तड़पा तड़पा कर मार डाला, सिर्फ अपनी सडिस की जिज्ञासा मिटाने के लिए। और रात को वह उन्हीं बच्चों को चॉकलेट देता था। यह इंसानियत का सबसे विकृत रूप था, राख की विरासत। 1942 से 1944 के बीच यह मशीन दिन रात चली। ऑशविट्ज, ट्रेब्लिंका, सोबिबोर, बेल्जेक ये नाम नहीं, मौत की फैक्ट्रियां थीं। कुल मिलाकर 60 लाख यहूदी मारे गए। इसके अलावा लाखों रोमा, कम्युनिस्ट, समलैंगिक, होमोसेक्सुअल्स और युद्धबंदी भी मारे गए। हिटलर ने कभी किसी कंसंट्रेशन कैंप का दौरा नहीं किया। उसने कभी अपने हाथ खून से नहीं रंगे। उसने बस एक दस्तखत किया था, लेकिन उस दस्तखत ने यूरोप को एक कब्रिस्तान बना दिया था। जब मित्र देशों की सेनाएं, एलाइज, इन कैंपों के पास पहुंचना शुरू हुईं, तो नाजियों ने सबूत मिटाने की कोशिश की। उन्होंने गैस चैम्बर्स को उड़ा दिया। उन्होंने बची हुई हड्डियों को पीसकर नदियों में बहा दिया, लेकिन वे उस बदबू को नहीं छिपा सके। वह बदबू जो आज भी इतिहास के पन्नों से आती है। अक्टूबर 1942, मिस्र, इजिप्ट। अफ्रीका में हिटलर का सबसे बेहतरीन जनरल इरविन रोमेल, द डेजर्ट फॉक्स काहिरा
और स्वेज नहर के दरवाजे पर था। अगर वह जीत जाता तो मध्य पूर्व का तेल हिटलर का होता। लेकिन रोमेल के टैंकों में तेल खत्म हो रहा था और वह खुद बीमार था। सामने था ब्रिटिश जनरल बर्नार्ड मोंटगोमरी। मोंटगोमरी ने रोमेल को सप्लाई लाइन से काट दिया। जब रोमेल ने बर्लिन रेडियो संदेश भेजा, हम घिर चुके हैं, हमें पीछे हटना होगा, हिटलर ने अपने बंकर से जवाब दिया, जीत या मौत, पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। रोमेल एक समझदार सैनिक था, पागल नहीं। उसने हिटलर का आदेश नहीं माना और अपनी बची हुई सेना लेकर भाग निकला। लेकिन अफ्रीका कोर्प्स का सपना टूट गया। जर्मनी ने तेल खो दिया, भूमध्य सागर खो दिया और अजेय होने का टैग खो दिया। हिटलर ने इसे कायरता कहा, स्टेलिनग्राद, चूहों की लड़ाई। लेकिन असली कयामत पूरब में आई। वोल्गा नदी के किनारे एक शहर था। स्टेलिनग्राद हिटलर को यह शहर रणनीतिक रूप से चाहिए था। काकेशस के तेल के रास्ते में था, लेकिन उससे ज्यादा प्रतीकात्मक चाहिए था, क्योंकि इस शहर का नाम उसके दुश्मन स्टालिन के नाम पर था। स्टालिन ने आदेश दिया, वहां कोई कदम पीछे नहीं हटाएगा। हिटलर ने आदेश दिया, वहां कोई कदम पीछे नहीं हटाएगा। जर्मन 6th आर्मी शहर में घुस गई। ब्लिट्जक्रीग यहां फेल हो गया। टैंक मलबे में फंस गए। लड़ाई सड़कों पर नहीं, कमरों में होने लगी। रसोई में जर्मन, बेडरूम में रूसी। इसे जर्मन सैनिकों ने नाम दिया रैटन क्रीग, रैट वॉर। स्नाइपर्स जैसे वसीली जैतसेव ने जर्मन अफसरों को चुन चुन कर मारा। शहर लाशों का ढेर बन गया। लेकिन हिटलर ने कहा, मुझे स्टेलिनग्राद चाहिए, चाहे वहां सिर्फ राख बचे। ऑपरेशन यूरेनस, कड़ाही, 19 नवंबर 1942। सर्दियां आ चुकी थी। वोल्गा नदी जम रही थी। रूसी जनरल जॉर्जी जुकोव ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, ऑपरेशन यूरेनस। उसने शहर के अंदर लड़ रहे जर्मनों पर हमला नहीं किया। उसने शहर के बाहर कमजोर रोमानियाई और हंगेरियन सेनाओं पर हमला किया, जो जर्मन सेना के फ्लैंक की रक्षा कर रही थी। रूसी टैंकों ने दोनों तरफ से घेरा बनाया और जर्मन 6th आर्मी को काट दिया। 3 लाख जर्मन सैनिक स्टेलिनग्राद के अंदर फंस गए। इसे दी कैसल, कॉल्ड्रन, कड़ाही कहा गया। जनरल फ्रेडरिक पॉलस ने हिटलर से भीख मांगी, हमें घेरा तोड़कर बाहर निकलने, ब्रेकआउट की इजाजत दें। हिटलर ने मना कर दिया, नहीं, तुम वहां डटे रहोगे, मैं तुम्हें हवा से सप्लाई भेजूंगा। यह एक झूठ था। हरमन गोरिंग की लुफ्तवाफे एयरफोर्स फेल हो गई। सैनिक ठंड और भूख से मरने लगे। उन्होंने अपने घोड़े खाए, फिर अपने जूते उबाले। फील्ड मार्शल की पदोन्नति, आत्महत्या का न्योता, 30 जनवरी 1943। हिटलर के सत्ता में आने की 10वीं सालगिरह। स्टेलिनग्राद में जनरल पॉलस एक अंधेरे बेसमेंट में बैठा था। बाहर रूसी टैंक खड़े थे। हिटलर ने बर्लिन से एक रेडियो संदेश भेजा, मैं तुम्हें फील्ड मार्शल बना रहा हूं। यह कोई नाम नहीं था, यह एक मौत का फरमान था। इतिहास में कभी किसी जर्मन फील्ड मार्शल ने जिंदा सरेंडर नहीं किया था। हिटलर इशारा कर रहा था, खुद को गोली मार लो और शहीद बन जाओ। पॉलस ने उस संदेश को पढ़ा और कहा, मैं उस ऑस्ट्रियाई कॉर्पोरल हिटलर के लिए खुद को गोली नहीं मारूंगा। अगले दिन पॉलस ने सरेंडर कर दिया। 90 शून्य कंकाल जैसे जर्मन सैनिक रूसी कैद में चले गए। इनमें से सिर्फ 5 शून्य ही 1955 में जिंदा वापस लौटेंगे। टोटल वॉर, भ्रम का टूटना। जब हिटलर को पता चला कि पॉलस ने सरेंडर कर दिया है, तो वह गुस्से से पागल हो गया। उसने चिल्लाया, वह कायर, वह अनंत काल, इटर्निटी में जा सकता था, लेकिन उसने रूसी जेल में बीन सूप पीना चुना। जर्मनी में शोक की लहर दौड़ गई। प्रोपेगेंडा मंत्री गोबेल्स को बर्लिन के स्पोर्ट पैलेस में भाषण देना पड़ा। उसने जनता से पूछा, क्या तुम संपूर्ण युद्ध, टोटल वॉर चाहते हो? भीड़ ने हाँ में चिल्लाया, लेकिन उनकी आंखों में डर था। अब हर जर्मन को पता चल गया था, युद्ध हम हार रहे हैं। हिटलर अब बर्लिन में कम और अपने बंकरों में ज्यादा रहने लगा।
उसने रियलिटी से मुंह मोड़ लिया था। वह दवाइयों ड्रग्स पर जीने लगा था। उसका बायां हाथ कांपने लगा था, पार्किंसंस। शेर घायल हो चुका था और अब वह अपनी मांद में छिप रहा था। मई 1944। हिटलर जानता था कि अमेरिका और ब्रिटेन हमला करेंगे, लेकिन कहां? उसने यूरोप के समुद्र तट को एक किले में बदल दिया था, अटलांटिक वॉल। इसकी जिम्मेदारी किसे दी गई? फील्ड मार्शल इरविन रोमेल को। रोमेल ने तटों पर लाखों सुरंगें और बाधाएं बिछाईं, लेकिन मित्र सेनाओं ने हिटलर को बेवकूफ बनाने के लिए एक भूतिया सेना बनाई, ऑपरेशन फोर्टिट्यूड। उन्होंने इंग्लैंड के डोवर में रबर के नकली टैंक और लकड़ी के हवाई जहाज रखे। नकली रेडियो संदेश भेजे गए। हिटलर को यकीन हो गया हमला पडी कैले पर होगा, क्योंकि वह इंग्लैंड के सबसे करीब है। उसने अपनी सबसे बेहतरीन पैंजर टैंक डिवीजन वहां भेज दी। नॉर्मंडी का तट कमजोर रह गया। 6 जून 1944, डी डे, द लॉन्गेस्ट डे। सुबह 6:30 बजे, नॉर्मंडी, फ्रांस। मौसम खराब था। रोमेल को लगा हमला नहीं होगा, इसीलिए वह अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने जर्मनी चला गया था। अचानक धुंध से 5 जहाज निकले। आसमान से 11 विमान बम बरसाने लगे। 56 सैनिक तट पर उतरे। ओमाहा बीच पर कत्लेआम मच गया। अमेरिकी सैनिक जैसे ही नावों से उतरे, जर्मन मशीन अगनों MG-42 ने उन्हें भून दिया। समुद्र का पानी खून से लाल हो गया। जर्मन कमांडरों ने बर्लिन फोन किया, हमला शुरू हो गया है, हमें पैंजर टैंक चाहिए। सोता हुआ हिटलर। इतिहास की सबसे महंगी नींद। यही वह पल था जिसने युद्ध का रुख बदल दिया। जर्मनी के रिजर्व पैंजर टैंक सिर्फ एक आदमी के आदेश पर चल सकते थे, एडोल्फ हिटलर। लेकिन हिटलर अपने बवेरियन विला बर्गहोफ में था। वह रात भर जागकर फिल्में देखता था और सुबह सोता था। सुबह 10 बजे, जब नॉर्मंडी में जर्मन सेना मर रही थी, हिटलर सो रहा था, नींद की गोलियों के असर में। उसके जनरलों जॉडल काइटल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे फ्यूहरर को जगा सकें। जब वह दोपहर 12 बजे उठा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मित्र सेनाएं तट पर पैर जमा चुकी थीं। हिटलर की नींद ने जर्मनी को युद्ध हरा दिया। 20 जुलाई 1944, ऑपरेशन वैल्किरी, ब्रीफकेस बॉम्ब। नॉर्मंडी के बाद जर्मन अफसरों को समझ आ गया हिटलर पागल हो चुका है और वह जर्मनी को बर्बाद कर देगा। एक गुट ने फैसला किया, हिटलर को मरना होगा। लीडर था कर्नल क्लॉस वॉन स्टॉफेनबर्ग। 20 जुलाई, वुल्फ्सलेयर, पोलैंड। स्टॉफेनबर्ग एक मीटिंग के लिए गया। उसके ब्रीफकेस में 2 किलो प्लास्टिक विस्फोटक था। उसने ब्रीफकेस हिटलर के पैरों के पास मेज के नीचे रख दिया। फिर वह बहाना बनाकर बाहर निकल गया। दोपहर 12:42 बजे एक जोरदार धमाका हुआ। कॉन्फ्रेंस रूम उड़ गया, छत गिर गई। स्टॉफेनबर्ग ने धुआं देखा और बर्लिन संदेश भेजा, हिटलर मर चुका है, तख्ता पलट शुरू करो। मेज का पाया और शैतान की किस्मत, लेकिन किस्मत हिटलर के साथ थी। स्टॉफेनबर्ग के जाने के बाद एक दूसरे अफसर ने ब्रीफकेस को पैर से खिसकाकर ओक की भारी मेज के दूसरी तरफ कर दिया था। जब बम फटा तो मेज के मोटे पाए ने हिटलर को बचा लिया। उसका पैंट फट गया, कान के पर्दे फट गए, हाथ जल गया, लेकिन वह जिंदा था। उस शाम हिटलर ने रेडियो पर अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे मारने की साजिश नाकाम हो गई, मैं अमर हूं। विधाता ने मुझे जर्मनी को बचाने के लिए चुना है। इसके बाद जो हुआ वह नरसंहार था। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया और मार दिया गया। कुछ को पियानो के तारों से लटकाकर धीरे धीरे फांसी दी गई और हिटलर ने उसका वीडियो देखा। यहां तक कि इरविन रोमेल, जो साजिश के बारे में जानता था, को भी जहर खाने पर मजबूर किया गया। जर्मनी का घिरना, द स्क्वीज। अब हिटलर को कोई नहीं रोक सकता था, ना दुश्मन ना उसके अपने लोग। पश्चिम से अमेरिकी और ब्रिटिश सेनाएं पेरिस, अगस्त 1944 को आजाद कराकर
जर्मनी की सीमा पर थीं। पूर्व से स्टालिन की लाल सेना रेड आर्मी पोलैंड को कुचलते हुए बर्लिन की तरफ बढ़ रही थी। जर्मनी एक सैंडविच बन चुका था, लेकिन हिटलर ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने 16 साल के बच्चों और 60 साल के बूढ़ों को हथियार दिए, वोल्क्सटर्म, और कहा, लड़ो, आखिरी सांस तक लड़ो। वह अब बर्लिन के नीचे एक बंकर में छिपने जा रहा था। वह बंकर जो उसकी कब्र बनने वाला था। हिटलर ने आखिरी बार सूरज की रोशनी देखी और फ्यूहर बंकर में उतर गया। यह चांसलरी के बगीचे के नीचे बना एक कंक्रीट का जाल था, बिना खिड़कियों की दुनिया। हवा पंखों, फैंस से आती थी, जिसमें धुएं और सड़ती हुई लाशों की बदबू मिली होती थी। हिटलर अब वह तेजस्वी वक्ता नहीं रहा था। वह एक चलती फिरती लाश बन चुका था। उसका बायां हाथ अनियंत्रित रूप से कांपता था, पार्किंसंस डिजीज। वह उसे अपनी पीठ पीछे छिपाकर रखता था। वह अपने डॉक्टर थियोडोर मोरेल पर निर्भर था, जो उसे रोज 28 तरह की गोलियां और इंजेक्शन देता था। ओपिएट्स, मेथाम्फेटामिन, बुलसेमन। उसकी वर्दी पर खाना गिरा रहता था। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन, वेकेंट स्टेयर था। ऊपर बर्लिन राख बन रहा था। नीचे हिटलर कांपते हाथों से नक्शे पर काल्पनिक लाइनें खींच रहा था। 22 अप्रैल 1945। वह चीख। रूसी सेना बर्लिन के उपनगरों में घुस चुकी थी। हिटलर ने एक आदेश दिया था, जनरल स्टाइनर उत्तर से हमला करेगा और हमें बचाएगा। लेकिन स्टाइनर के पास सैनिक ही नहीं थे। हमला कभी हुआ ही नहीं। 22 अप्रैल की दोपहर कॉन्फ्रेंस रूम में जब जनरलों ने हिटलर को बताया कि स्टाइनर ने हमला नहीं किया, तो हिटलर खामोश हो गया। फिर इतिहास का सबसे मशहूर ब्रेकडाउन हुआ, जिसे फिल्म डाउनफॉल में दिखाया गया है। हिटलर चिल्लाया, रोया और उसने अपने जनरलों को गालियां दी। गद्दार, कायर, अक्षम, ट्रेडर्स, कावर्ड्स, इनकॉम्पिटेंट। उसने पहली बार स्वीकार किया, युद्ध हार गए हैं हम। The war is lost। लेकिन मैं बर्लिन नहीं छोड़ूंगा। मैं यहीं मरूंगा। वफादारों का धोखा। गोरिंग और हिमलर जैसे ही डूबते जहाज से चूहे भागते हैं, हिटलर के सबसे करीबी साथी उसे छोड़ने लगे। हरमन गोरिंग। उसने बंकर में टेलीग्राम भेजा, चूंकि आप बर्लिन में फंसे हैं, क्या मैं जर्मनी का नेतृत्व संभाल लूं? हिटलर ने इसे तख्ता पलट कू माना। उसने गोरिंग को गद्दार घोषित कर दिया। हेनेरिक हिमलर, वफादार हेनेरिक, जो सबसे क्रूर था, उसने चुपके से मित्र राष्ट्रों के साथ शांति समझौता करने की कोशिश की। जब हिटलर को पता चला तो वह पागल हो गया। हिमलर, मेरा वफादार हिमलर, उसने मुझे धोखा दिया। अब उसके पास कोई नहीं बचा था, सिर्फ उसका रसोइया, उसकी सेक्रेटरी और एवा ब्राउन। 29 अप्रैल 1945। मौत की शादी रूसी टैंक बंकर से सिर्फ 500 मीटर दूर थे। गोलाबारी से बंकर की दीवारें हिल रही थीं, छत से धूल गिर रही थी। ऐसे माहौल में एक शादी हुई। हिटलर ने अपनी प्रेमिका एवा ब्राउन, जो 14 साल से उसके साथ थी, से शादी करने का फैसला किया। रात के 1 बजे एक स्थानीय मजिस्ट्रेट को बुलाया गया। हिटलर ने अपनी वर्दी पहनी, एवा ने काली सिल्क की ड्रेस पहनी। कागजों पर साइन करते समय एवा इतनी खुश थी कि उसने पहले एवा ब्राउन लिखना शुरू किया, फिर उसे काटकर एवा हिटलर लिखा। यह शादी सिर्फ 40 घंटे चलने वाली थी। शादी के बाद एक छोटी सी पार्टी हुई, शैंपेन पी गई, लोग हंस रहे थे, बात कर रहे थे, जबकि ऊपर उनकी दुनिया खत्म हो रही थी। यह एक सच्चा यथार्थवाद था। 30 अप्रैल की सुबह ब्लोंडी का टेस्ट। हिटलर को डर था कि स्टालिन उसे जिंदा पकड़ लेगा। स्टालिन उसे पिंजरे में बंद करके पूरे रूस में घुमाना चाहता था। हिटलर ने डॉक्टर से पूछा, सबसे पक्का तरीका क्या है? डॉक्टर ने कहा, साइनाइड कैप्सूल चबाओ और उसी वक्त सिर में गोली मार लो। लेकिन हिटलर को शक था कि कहीं हिमलर ने उसे नकली साइनाइड तो नहीं दिया। उसने टेस्ट करने का फैसला किया। किस पर? अपने सबसे प्यारे साथी पर, ब्लोंडी उसका कुत्ता। बंकर के बाथरूम में डॉक्टर ने ब्लोंडी के मुंह में कैप्सूल तोड़ा। कुत्ता तुरंत मर गया। हिटलर ने कोई भावना नहीं दिखाई।
लेकिन बंकर में मौजूद लोग रो पड़े। अब तैयारी पूरी थी। हिटलर ने अपने रसोइये और सेक्रेटरी से आखिरी विदाई ली। उसने उन्हें साइनाइड कैप्सूल बांटे जैसे कोई मिठाई बांट रहा हो। उसने कहा, मेरे मरने के बाद मेरे शरीर को जला देना। स्टालिन को मेरी लाश भी नहीं मिलनी चाहिए। घड़ी की सुई 3:30 PM की ओर बढ़ रही थी। बंकर में सन्नाटा छा गया। बर्लिन के फ्यूहर बंकर में दोपहर का खाना परोसा गया। मेनू में था स्पैगेटी और गोभी का सलाद। हिटलर ने अपने रसोइये और स्टाफ के साथ खाना खाया, लेकिन कोई बात नहीं हुई। यह मौत का भोज था। दोपहर 3:00 बजे हिटलर और उसकी नई पत्नी एवा हिटलर ने सबसे विदा ली। प्रोपेगेंडा मंत्री जोसेफ गोबेल्स ने हिटलर के पैर पकड़ लिए। माइन फ्यूहरर, बर्लिन मत छोड़िए, मरिए मत। हिटलर ने उसे हटा दिया। फैसला हो चुका है। हिटलर और एवा अपने निजी कमरे में चले गए। लोहे का भारी दरवाजा बंद हो गया। बाहर कॉरिडोर में हिटलर का वालेट हाइंज लिंगे और उसका एडजुटेंट ओटो गुंशे पहरा दे रहे थे। बंकर में सन्नाटा छा गया। सब सांस रोके उस आवाज का इंतजार कर रहे थे। 3:30 PM वह आवाज, धड़ाम, एक गोली की आवाज गूंजी। कुछ पल बाद लिंगे और बोरमन ने दरवाजा खोला। हवा में बारूद, गन पाउडर और कड़वे बादाम, बिटर आलमंड्स, साइनाइड की महक की गंध थी। सोफे पर एवा ब्राउन बाईं तरफ पड़ी थी। उसने साइनाइड खाया था। उसका चेहरा नीला नहीं था, वह सोती हुई लग रही थी। और दाईं तरफ एडोल्फ हिटलर। उसने अपनी वॉल्थर PP के साथ 0.65 पिस्तौल से अपनी दाहिनी कनपटी टेम्पल पर गोली मारी थी। सिर मेज पर झुका हुआ था। कालीन पर खून बह रहा था। वह आदमी जिसने दुनिया को डराया था, अब बस मांस और हड्डी का एक बेजान ढेर था। वाइकिंग अंतिम संस्कार? नहीं, कचरे की तरह जलना। हिटलर का आदेश साफ था, स्टालिन को मेरी लाश नहीं मिलनी चाहिए। लिंगे और गुंशे ने लाशों को कंबल में लपेटा और सीढ़ियों से ऊपर चांसलरी के बगीचे में ले गए। ऊपर रूसी गोले बरस रहे थे, मिट्टी उड़ रही थी। उन्होंने लाशों को एक बम के गड्ढे, शेल क्रेटर में डाला। उनके पास ज्यादा लकड़ी नहीं थी। उन्होंने लाशों पर पेट्रोल छिड़का, आग लगाने की कोशिश की, लेकिन हवा बहुत तेज थी। आखिरकार एक जलता हुआ कपड़ा फेंका गया। भभक, आग की लपटें उठीं। नाजी अफसर खड़े हुए। उन्होंने जलती हुई लाशों को आखिरी बार नाजी सैल्यूट हेल हिटलर दिया और वापस बंकर में भाग गए। यह कोई शाही अंतिम संस्कार नहीं था। यह ऐसा था जैसे कोई कचरा जला रहा हो। उस शाम तक हिटलर पूरी तरह नहीं जला था, बस एक जली हुई पहचानहीन लाश रह गया था। गोबेल्स का पागलपन, 6 बच्चों की हत्या। हिटलर मर चुका था, लेकिन पागलपन अभी बाकी था। 1 मई 1945 जोसेफ गोबेल्स और उसकी पत्नी मैग्डा ने फैसला किया कि वे हिटलर के बिना नहीं जी सकते और उनके 6 बच्चे भी नहीं जिएंगे। मैग्डा गोबेल्स ने कहा, फ्यूहरर के बिना दुनिया जीने लायक नहीं है। उसने अपने बच्चों, जिनकी उम्र 4 से 12 साल थी, को सफेद कपड़े पहनाए, उनके बाल काढ़े। डॉक्टर ने उन्हें नींद की दवाई मॉर्फिन दी। जब बच्चे सो गए तो मैग्डा ने खुद उनके मुंह में साइनाइड कैप्सूल तोड़ा। हेल्गा, हिल्डा, हेलमुट, होल्ड, हेड्डा, हाइड, 6 मासूमों को उनकी ही मां ने मार डाला, सिर्फ एक कल्ट के लिए। इसके बाद गोबेल्स और मैग्डा ने बगीचे में जाकर खुदकुशी कर ली। 7 मई 1945 सरेंडर और वी डे। हिटलर ने अपनी वसीयत में एडमिरल कार्ल डोनिट्ज को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन लड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। 7 मई 1945 जर्मन जनरल अल्फ्रेड जोडल ने मित्र राष्ट्रों के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण, अनकंडीशनल सरेंडर पर साइन किए। यूरोप में युद्ध खत्म हो गया। लंदन, न्यूयॉर्क और मॉस्को में जश्न मना, लेकिन जर्मनी एक खंडहर था। उसकी इमारतें टूटी थीं, उसकी आत्मा टूटी थी। सोवियत सैनिकों को बगीचे की मिट्टी में हिटलर की जली हुई लाश के टुकड़े, जबड़ा और दांत मिले।
उन्होंने उसकी पहचान उसके डेंटिस्ट के रिकॉर्ड से की। हिटलर की राख को कई बार दफनाया और खोदा गया। अंत में 1970 में केजीबी ने उसकी राख को जर्मनी की एक नदी में बहा दिया ताकि उसकी कोई कब्र न बने, कोई तीर्थ स्थान न बने। विरासत, नेवर अगेन। नूर्नबर्ग ट्रायल 1945, 1946। नाजी नेताओं गोएरिंग, रिबेनट्रॉप आदि पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए फांसी दी गई। उन्होंने बहाना बनाया, हम तो बस आदेश का पालन कर रहे थे, जस्ट फॉलोइंग ऑर्डर्स। लेकिन दुनिया ने कहा, नहीं, इंसानियत का कानून किसी भी आदेश से ऊपर है। विरासत, हिटलर क्या छोड़ गया? 6 करोड़ मौतें, द्वितीय विश्व युद्ध, 60 लाख यहूदियों का कत्ल, इजराइल का जन्म। यहूदियों को अपनी मातृभूमि की जरूरत महसूस हुई। शीत युद्ध, कोल्ड वॉर, अमेरिका और रूस 2 महाशक्तियां बने। संयुक्त राष्ट्र, ताकि ऐसा दोबारा न हो। उपसंहार, ब्रोनाउ एम इन का वह छोटा बच्चा जो आर्टिस्ट बनना चाहता था, वह इतिहास का सबसे बड़ा विलेन बन गया। उसने साबित किया कि नफरत कितनी ताकतवर हो सकती है। लेकिन अंत में नफरत हार गई। बर्लिन के खंडहरों से एक नया जर्मनी और एक नई दुनिया उठी। हिटलर मर गया, लेकिन उसका डर एक सबक बनकर हमेशा जिंदा रहेगा, ताकि इतिहास खुद को न दोहराए। अगर आपने ये पूरी सीरीज यहां तक देखी है तो मान लीजिए यू आर अ ट्रू हिस्ट्री लवर, क्योंकि इतिहास के इतने काले और गहरे सच को समझने के लिए बहुत हिम्मत और धैर्य, पेशेंस चाहिए। अपनी हाजिरी लगाने के लिए कमेंट में लिखिए हिस्ट्री लवर, ताकि हमें पता चले कि आप अंत तक हमारे साथ थे। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये सबक दुनिया याद रखे। और अब कमर कस लीजिए, क्योंकि अगली कहानी भारत के शेर की है। द मराठा एम्पायर कमिंग सून। सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं रणभूमि में